ऑल राइट, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। आप लोगों को विजिबल है या नहीं आप बताइएगा। Visible. Visible. विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, आज हम 3 चैप्टर्स करेंगे, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। आज अगर कंप्लीट नहीं भी हो पाया तो एटलीस्ट यू विल बी हैविंग द नोट्स। ठीक है, आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे इन तीन चैप्टर्स को कवर करने के लिए। तो और कुछ हो नहीं हो, इन टॉपिक्स को पढ़ के एक बार रिवाइज करके फिर से नोट्स को क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना। क्लास के बाद आप क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अज्यूमिंग कि आप लोगों को आवाज आ रही होगी मेरी, मैं स्टार्ट कर Yes, रहा हूँ। sir. Yes, sir. तो देखो जनरली बच्चों हम किन किन फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, जो कॉमन फोर्सेस हैं जो कि हम पढ़ते भी हैं कि किसी एक बॉडी पे अगर एक्ट कर रहे हैं तो उनको कैसे स्टडी किया जाए और कैसे उनको सॉल्व किया जाए क्वेश्चंस में। तो वो होते हैं जनरली वेट, विच यू नो दैट इट इज mg, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। एनएलएम वाला जो हमारा पूरा सेक्शन है उसमें हम जनरली इन 4 फोर्सेस के बारे में बात कर रहे होते हैं जनरली। ठीक है, सो इनको डिस्क्रिप्शन तो देने की आई गेस जरूरत नहीं, सबको आइडिया है ये सारे फोर्सेस के बारे में, या बताना बताना है Yes, आपको, sir. Yes, है ना। sir. सबको आइडिया है। जैसे वेट होता है कि क्या होता है वेट, इट इज अ फोर्स और इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल बेसिकली, अगर डायरेक्टली आप समझना चाहो तो। ठीक है, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस की तरफ नहीं, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही एक्ट करता है। तो ये सब चीजें पता है आपको नॉर्मल टेंशन और फ्रिक्शन के लिए भी। ठीक है, कि Yes, बेसिक। sir. ठीक है, चलो सीधे आ जाते हैं उन टॉपिक्स पे जिनसे सवाल बन सकते हैं या जो उन कॉन्सेप्ट्स पे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई बॉडी को मूव नहीं करने देना है ना, स्टैटिक रखना है। स्टैटिक मतलब क्या होता है बच्चों? रेस्ट। Yes, sir. मेरा इंटरनेट वीक है या तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही है, क्या सीन है? तुम लोगों को क्लैरिटी से आ रही है आवाज? ऐसा तो नहीं वीक Yes, इंटरनेट sir. वीक लगा? Yes, sir. ठीक है, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कि कोई बॉडी जो रेस्ट पे हो, उस बॉडी पे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। इफ दिस इज द केस देन वी कैन से कि आपका जो बॉडी है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो जनरली सवाल बनते हैं, ठीक है, इस टॉपिक पे। जैसे कि अगर हम किसी बॉडी पे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें, ये आपका केस आ गया। ठीक है, आपने क्या कर रखा है भाई, ब्लॉक को 2 स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है ना, बांधा हुआ है, आपने टाई किया हुआ है और आपने रूफ से उसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपकी स्ट्रिंग्स हैं इनमें टेंशन आएगी कुछ ना कुछ, है ना। Yes, sir. अब Yes, sir. है ना, तो अब स्ट्रिंग्स अलग है तो उनमें सेम टेंशन मानने का तो सेंस बनता नहीं है। दिख रहा है आपको जब स्ट्रिंग अलग है तो आप उसमें क्या करोगे, अलग अलग टेंशन मांग लोगे। ये भी आपको पता है बात, ये अलग अलग स्ट्रिंग्स होती हैं तो अलग टेंशन होती है दोनों में, है ना। चलो, तो T1 और T2 आप लोगों ने मान लिया टेंशन। हॉरिजॉन्टल से आपने मान लिया कि T1 बना रहा होगा थीटा 1 एंगल, थीटा 2 बना रहा होगा T2। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजें समझेंगे हम। सबसे पहले तो हम इसमें FBD बनाते हैं। सबको विजिबल है कि राइट डायरेक्शन में T1 cos थीटा 1 बनेगा फोर्स, ये दिख रहा है सबको। इसका कंपोनेंट बनाएंगे तो T1 का, Yes, sir. Yes, sir. सिंस ये एंगल थीटा 1 है तो ये कौन सा फोर्स, ये कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा T1 का? T1 Cost. cos थीटा 1। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या बनेगा? T1 Sin. sin Sin. थीटा 1। Sin. ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं आपको। ठीक है, ये आप लोगों को आने वाले जो स्लाइड्स हैं उनमें मैं अज्यूम करके चलूंगा कि आपको जो बेसिक चीजें वो सारी आती हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ऐसा मत सोचना कि सर बताएंगे तभी मैं पूछूं। आप पूछ लेना कि सर ये कैसे लिखा आपने। ठीक है, ये पूछ लेना, क्योंकि कुछ चीजें मुझे अज्यूम करनी पड़ेगी बेटा अगर हमें एक लेक्चर में कंप्लीट करना है 3 चैप्टर्स तो। ठीक है, तो T1 cos थीटा 1 कंपोनेंट बना आपका राइट साइड में, T1 sin थीटा 1 ऊपर बना। सिमिलरली अगर आप T2 की बात करते हो तो T2 cos थीटा 2 बनेगा लेफ्ट में और T2 sin थीटा 2 ऊपर की तरफ बनेगा।
ऑब्वियसली इस बॉडी का अगर मास m है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg इसका वेट हम दिखा सकते हैं FBD में, ठीक है। अब सिंस हम बात कर रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो हम यही बोलेंगे कि यार ये ब्लॉक जो है ये ना तो x डायरेक्शन में कहीं जाना चाहिए ना y डायरेक्शन में कहीं जाना चाहिए। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो हम इस पे ये दो इक्वेशन अप्लाई करते हैं ताकि हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाला केस क्या रह पाए, सेटिस्फाई हो पाए, विच इज x डायरेक्शन में समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0 एंड y डायरेक्शन में भी सेम चीज। x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, T1 cos θ1 और T2 cos θ2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वी कैन से कि T1 cos θ1 T2 cos θ2 के अगर इक्वल हो गया तो राइट में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही लेफ्ट में लगेगा, तो बॉडी एक्स डायरेक्शन में कहीं नहीं जाएगी, है ना, वहीं के वहीं रहेगी। और सेम चीज हम वर्टिकल फोर्सेस के लिए भी बोल सकते हैं कि T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2 अगर वेट के बराबर हो गया mg के बराबर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी बॉडी कहीं नहीं जाएगी। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब ये चीज तो तुम्हें पता थी, तुम्हें एक और चीज मैं बता रहा हूँ जो कि या तो आपने पढ़ी होगी शायद या नहीं पढ़ी होगी, आइदर केस में देख लो। इसको बोलते हैं लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम कुछ नहीं बताता, बेसिकली ये आपको एक रिलेशनशिप दे देता है एंगल्स के साथ में फोर्सेस का, जो कि हमें एक इजी तरीका दे देता है सवाल सॉल्व करने का। यानी कि हमें अलग अलग इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ेगी, आप एक ही इक्वेशन में सारे कंपोनेंट्स को कंसिडर कर सकते हो। तो इसका यूज करने का तरीका क्या होता है बेटा, कि अगर मान लो जैसे कोई फोर्सेस, कुछ फोर्सेस हैं, 2 या 3 फोर्सेस हैं, लेट्स से एंगल पे, किसी एंगल पे हैं एक दूसरे के साथ में, जैसे T1 और T2 के बीच में एंगल है θ3, T1 और mg के बीच में जो एंगल है वो है 90 प्लस θ1। ये तो तुम्हें दिख भी गया होगा, अगर यहाँ पे T1 है, हॉरिजॉन्टल से ये अगर θ1 एंगल बना रहा है, तो mg फोर्स सिंस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल से ये mg 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। टोटल कितना एंगल हो गया T1 का mg के साथ में? 90 प्लस θ1, ठीक है। तो ये एंगल हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सिमिलरली ये हो जाएगा 90 प्लस θ2 T2 का mg से, और θ3 हमने इंट्रोड्यूस कर दिया नया एंगल, जिसको हम कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या करोगे, 360 में से माइनस कर दोगे ये पूरा, या फिर आप डायरेक्टली 180 में से माइनस कर दोगे θ1 माइनस θ2। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। θ3 कैसे निकाला, ये समझ में आया? यस यस सर। हाँ मुस्कान बोलो। सर ये जो आपने T1 sin θ1 किया है और T2 sin θ2, यहाँ पे आपने sin थीटा दो कंपोनेंट क्यों लिए? T1 sin θ1 T1 का साइन कंपोनेंट है, और T2 sin θ2 T2 का साइन कंपोनेंट है। दोनों इसलिए अलग अलग हो गए ना बेटा, क्योंकि दो अलग अलग फोर्सेस है। नहीं समझ में आया? ये टू डिफरेंट कैसे है, ये समझ नहीं आया। डिफरेंट कैसे, इज इन दोनों सेम होने चाहिए, ये बोलना चाह रहे हो आप? नो सर, मतलब sin θ1 तो ठीक है, बट sin θ2 ये कहाँ से आया? बेटा θ2 एंगल T2 फोर्स बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, जैसे T1 फोर्स बना रहा है θ1 एंगल, तो T2 फोर्स सेम थोड़ी ना है, अलग फोर्स है ना। T2 फोर्स अलग फोर्स है ना, T1 के जैसे, T1 के बराबर तो है नहीं, तो वो एंगल जो बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ में वो सेम क्यों बनाएगा? क्या लॉजिक है आपके पास इस बात का? नहीं है ना कोई लॉजिक। लेकिन आप अलग तो अज्यूम कर सकते हो ना। चलो हो सकता है लेट से मान लो कि θ1 θ2 सेम निकल जाए किसी सवाल में, है ना, मान लो कैलकुलेशन के बाद निकल जाए, लेकिन वो तो कैलकुलेशन के बाद निकलेंगे ना, तुम पहले से थोड़ी अज्यूम कर सकते हो कि सेम एंगल होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस। हाँ तमन बोलो। सर जैसे आपने T1 लिखा है, उसके नीचे आपने sin 90 प्लस θ2 क्यों लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा? बेटा मैंने पढ़ाया अभी वो, नहीं सर। अभी आया हूं मैं वहां पे। पता नहीं क्या जल्दी है तुम लोगों को यार, रुक तो जाओ, वहीं पे आ रहा हूं मैं अभी। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लैमीज थ्योरम ही है ये पूरी, है ना। दिस इज बेसिकली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लैमीज थ्योरम ओनली, है ना। साइन कोसाइन रूल होता है एक ट्रिग्नोमेट्री में, जो शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, साइन रूल कोसाइन रूल, ठीक है, उसी का एक्सटेंशन है ये। तो एक्सप्लेन जैसे मैं कर रहा था, ये तीन एंगल हमने डिफाइन कर लिए, 90 प्लस θ1 विच इज इन बिटवीन T1 एंड mg, T2 और mg के बीच में 90 प्लस θ2, और T1 और T2 के बीच में θ3 जो हमने θ1 और θ2 के
रिस्पेक्ट में काउंट भी कैलकुलेट भी कर लिया है कि थीटा 1 और थीटा 2 के फॉर्म में अगर आप निकालोगे तो क्या होगा. नाउ यू नीड टू अप्लाई द लैमीज थ्योरम. लैमीज थ्योरम क्या बोलती है? इफ यू टेक द रेशियो ऑफ द फोर्स एंड द एंगल अपोजिट टू दैट फोर्स, एंगल अपोजिट टू दैट फोर्स, तो जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज है या सिस्टम ऑफ फोर्सेज है उनका रेशियो सेम निकल के आएगा. अब इसमें जो कंडीशन है वो क्या है कि ये किसी एक ही पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेज होने चाहिए. ऐसा नहीं कि ये F1 इधर लग रहा है, F2 इधर कहीं लग रहा होगा और तुमने इसकी अपोजिट एंगल ले लिया इसका, है ना, ये वाला एंगल तुमने ले लिया और इसका ये वाला एंगल ले लिया, दोनों का रेशियो बराबर कर दिया. आपको समझ में आया? कंडीशनिंग समझ में आई कि कब लगा Yes. सकते हो आप इसको, है ना? जब एक ही पॉइंट से वो सारे फोर्सेस पास हो रहे हो तब आप लगा सकते हो लैमीज थ्योरम को. बहुत आपको इजी कर देगा ये सवाल सॉल्व करना. तो इसमें T1 के अपोजिट कौन सा एंगल है? 90 प्लस थीटा 2, यस Yes, sir. है ना. तो ये बेसिकली लैमीज थ्योरम साइन रूल का ही एक्सटेंशन है. तो आपको जो एंगल लेना है ना उसका साइन कॉम्पोनेंट लेना है, ठीक है. तो दिस विल बिकम T1 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस थीटा 2. T2 के अपोजिट है 90 प्लस थीटा 1, तो ये बन जाएगा T2 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा 1. और mg के अपोजिट है थीटा 3, तो ये बन जाएगा mg अपॉन साइन थीटा 3. ये समझ में आया सबको लैमीज थ्योरम? Yes, sir. ठीक है. अभी आपको लग रहा होगा ये डिफिकल्ट, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप इसका यूज करोगे बहुत इजी कर देगा आपके सवाल को, है ना. इसको यूज करना, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है लैमीज थ्योरम का ही, ठीक है. इसको समझो. ये आया हुआ है, ये शायद मेंस में आया हुआ है, जेईई मेंस में आपके. एक होमोजेनियस स्मूथ स्फीयर है. होमोजेनियस यानी एक ही मटेरियल से बना हुआ. इसका मास दे रखा है 50 किलोग्राम. इसको रेस्ट किया है आपने इंक्लाइन प्लेन से विच इज 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, है ना, जो ए पॉइंट पे इंक्लाइन है. और ये आपका बेयर करता है अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल बी ऑल्सो. यानी कि एक वर्टिकल वॉल है बी, इसके बीच में और इंक्लाइन प्लेन के बीच में आपने इसको क्या कर दिया है? बैलेंस कर दिया है, ठीक है. आपको क्या क्या निकालने? कॉन्टेक्ट फोर्सेस निकालने ए और बी पे. क्या सबको समझ में आ रहा है कि ये जो स्फेयर है ये दो पॉइंट पे कांटेक्ट में रहेगा? एक तो ये ए पॉइंट पे रहेगा इंक्लाइन वॉल के साथ में, और एक वर्टिकल वॉल के साथ में बी पॉइंट पे रहेगा. क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Yes. दो जगह पे कांटेक्ट में, और जहां से भी कांटेक्ट में होता है वहां पे कांटेक्ट फोर्स लगता है. Yes, sir. एक तो कांटेक्ट फोर्स इधर से लगेगा, है ना, और एक कांटेक्ट फोर्स इधर से लगेगा. ये समझ में आया दोनों कांटेक्ट फोर्सेस का? Yes, sir. Yes, है? sir. तो जो ए पॉइंट से लगेगा उसको हमने Na बोल दिया, और जो बी से लगेगा उसको Nb बोल दिया. और डायरेक्शन हमको समझ में आ ही रही है कि Na की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी और Nb की कुछ लेफ्ट साइड में हो जाएगी. ऑल्सो 50 किलोग्राम का है तो इसका वेट आ गया mg, है ना, 500 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अब एंगल निकालना बड़ा आसान है. इसमें एंगल को आप समझो. सिंस आपको दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ में ये इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट. और अगर आप नॉर्मल रिएक्शन निकालते हो तो इस कहीं इस डायरेक्शन में आती है जो Na निकाला है आपने, है ना. तो उसको आप अगर वेक्टर्स के थ्रू ही समझो या वैसे भी आप समझो तो ये ऐसे ही तो जा रही है बेटा, है ना. इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होगा ना ये नॉर्मल फोर्स. Yes, sir. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. 90 degree. तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 प्लस 30 30 degree. विच इज 120 डिग्री. 120. 120. तो ये दिख रहा है सबको 120 NB और Na के बीच में. NB क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही तो था NB. दिख रहा है सबको? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही तो था Yes, NB. sir. Yes, sir. तो NB और Na के बीच में कितना एंगल हो गया? 120. सिमिलरली मुझे लग रहा है आप 150 डिग्री भी निकाल लोगे भाई. अरे 150 डिग्री Yes, कैसे sir. आ रहा है वर्टिकल के साथ में, है ना. तो लैमीज थ्योरम बहुत इजीली लगाई जा सकती है क्योंकि तुमको सारे एंगल मिल गए. ये वाला एंगल 90 डिग्री है ही सही, दिख रहा होगा आपको, Yes, sir. है ना. और 120 और 150 बाकी मिल गए. तो अब सीधे लगाओ Na अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू 500 अपॉन ये पूरा एंगल विच इज साइन 120 इक्वल्स टू NB अपॉन साइन 150. तो इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, अब तुमको साइन 150 और साइन 120 की वैल्यू नहीं पता, बट ऑब्वियसली सवाल जब आएगा तो आपको बता देगा वैल्यूज.
कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, उसको भी पता है कि आपको नहीं आती साइन 150 की, या 90 प्लस थीटा लगा के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर फॉर्मूला पता है तो। अगेन ये मेंस में आया था, वो बच्चे मैथ्स वाले होते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, इन सबके फॉर्मूले पता हो। ठीक है, तो हो सकता है आपको इतना डिफिकल्ट एंगल नहीं पूछे, अगर पूछेगा तो बता देगा वैल्यू, इजी एंगल आता है तो आप बता ही दोगे, राइट? यस बोलो यस सर। सर। बोलो भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, किसी को डाउट तो नहीं कुछ? नो आगे चल रहे हैं। सर। हाँ, बहुत सारा पढ़ना है यार, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली इज मासलेस एंड स्मूथ। अगर आप पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप पुली जनरली मासलेस और स्मूथ कंसिडर करते हो, यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं मानोगे आप उस पर। पहली बात, जब उस पे स्ट्रिंग स्लाइड करेगी तो कोई फ्रिक्शन नहीं मानोगे, और मासलेस नहीं मानोगे आप उसको, मतलब सॉरी मास वाला नहीं मानोगे, ऐसा नहीं कि आप पुली का भी मास मान लो। जनरली हो सकता है कि पुली को मास दे दिया जाए और फिर उसका भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है तो उसको भी फोर्स माना जाए कुछ, लेकिन जनरली ऐसे सवाल नहीं आते नीट में। आ जाएंगे तो ऐसे कोई डरना नहीं है, उसको बस तुमको मान लेना है कि अच्छा उसका मास है तो उस पर भी फोर्स लगेगा। ठीक है, पुली इज मासलेस एंड स्मूथ, तो m0 हो गया। ऑल्सो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दिस पुली शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसका कोई मास ही नहीं है। ये समझ में आई बात सबको? यस सर। यस क्योंकि सर। पुली का तो कोई मास ही नहीं ना बेटा, उसका थोड़ी ना तुम बिना मास वाली चीज का कुछ फोर्स निकाल दोगे, राइट? ऑल्सो आपको क्या करना है, पुली पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो आप एफबीडी बना के दिखा सकते हो। जैसे कि अगर दो स्ट्रिंग एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड पास कर रही है पुली पे, तो आप इसके ऊपर एफबीडी बनाना सीखो सबसे पहले तो। जैसे कि आपने पुली को हैंग किया हुआ है मान लो ऊपर वॉल से, और दो स्ट्रिंग पास कर रही है इससे, जो कि दो ब्लॉक से कनेक्टेड है, M1 और M2। तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें इस पे एफबीडी बनाना आता होगा, राइट? बोलो भाई, यस। है ना? जैसे कि आपको दे दिया कि M2 अगर M1 से बड़ा है, तो ये इंफॉर्मेशन इनफ है हमें बताने के लिए कि M2G नीचे की तरफ लगेगा, और Yes. यही यही आपके M2 को नीचे ले जा रहा होगा। लगेगा तो M1G भी नीचे ही, लेकिन स्टिल एक्सेलरेशन M1 वाले का ऊपर की तरफ होगा और M2 वाले का नीचे की तरफ होगा। इसमें और कौन कौन से फोर्सेस दिखा सकते हैं? टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है, Yes sir. ब्लॉक के ऊपर, और यहाँ पे पुली के ऊपर भी आप दिखाओगे ऑब्वियसली एक्शन रिएक्शन पेयर इसका टेंशन। यहाँ पे भी टी टेंशन लग रहा है क्योंकि एक ही स्ट्रिंग को पास करा रहे हो ना बेटा, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है पुली के ऊपर से जो जा रही है ना? तो इसके ऊपर टेंशन टी है तो इसके ऊपर भी टी हो गया। और सिंस यहाँ पे दो टी नीचे की तरफ खींच रहे हैं स्ट्रिंग को, तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा बैलेंस करने के लिए, वो कौन सा लगेगा? 2T। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमने बताया ना कि टोटल समेशन ऑफ फोर्स पुली पे 0 होता है। ये समझ में आया सबको? यस सर, आ गया। Yes sir. ठीक है, अब तो तुमको बस इक्वेशन लिखनी है एफबीडी बनाने के बाद। M2G माइनस टी इक्वल टू M2A, वही सिग्मा F इक्वल टू MA। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सही, NLM की सेकंड इक्वेशन। बोलो भाई, हाँ ना बोलो जल्दी जल्दी, यस सर। है ना? चलो आगे चल रहा हूं मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि इनको सॉल्व करके आप ये टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना जानते होंगे। ठीक है, Yes sir. आगे चलते हैं। बी टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बी टाइप के क्वेश्चन कैसे कि आपने एक प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक रख दिया है, उसको आपने स्ट्रिंग से बांध दिया है जो कि पुली से गुजरता हुआ एक और ब्लॉक से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सब में टी रहेगा। ऑब्वियसली इस ब्लॉक का मास अगर M2 है और इसका अगर M1 है, तो इन दोनों पे आप एफबीडी बना सकते हो। M2 पे नीचे की तरफ M2G लग रहा होगा और टेंशन ऊपर लग रहा होगा, जिसका कि एक पेयर आप टी बना सकते हो पुली पे भी। सिमिलरली यहाँ पे सिंस आप मानोगे फ्रिक्शन नहीं है, अगर आप फ्रिक्शन मानोगे, पहले पहले डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन नहीं है। अगर ये स्मूथ है, अगर ये स्मूथ है बच्चा लोग, तो क्या सबको समझ में आता है कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन आएगी इस M2G के नीचे खींचने की वजह से, जो कि इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट कराएगी A से। यस सर। Yes sir. क्योंकि फ्रिक्शन नहीं ना बेटा, ये ब्लॉक को रोकने वाला कोई है ही नहीं, ये तो चुपचाप आगे जाएगा M1 ब्लॉक, है ना, आगे की तरफ जाएगा ऐसे, है ना? तो ये नीचे अगर A एक्सेलरेशन से जा रहा है M2, तो M1 भी A से जाएगा। क्या ये समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। ठीक है, तो इस पे आप इक्वेशन लिख सकते हो M2G माइनस टी इक्वल टू M2A और T इक्वल्स टू M1A, क्योंकि T टेंशन ही कारण बन रहा है इस A एक्सेलरेशन का, तो F इक्वल टू MA लगा दोगे। ऑल्सो वर्टिकल डायरेक्शन में भी
जो आपका ये फ्लोर है, इससे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है जिसको बैलेंस आपका M1G कर रहा है, तो ये भी एक आप इक्वेशन यूज कर सकते हो। सर क्लियर है सबको? हाँ सर वो टेंशन M1 है कैसे है? बेटा FBD बनाओ M1 ब्लॉक का, M1 ब्लॉक का FBD बनाओगे, वर्टिकल डायरेक्शन में दिखेंगे आपको दो फोर्सेस, ऊपर N नीचे mg। लेफ्ट साइड में कोई फोर्स नहीं है, राइट साइड में टेंशन फोर्स है जो कि स्ट्रिंग में लग रहा है। यस सर। और सिंस आपका ब्लॉक आगे मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि ये M2 कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग से कनेक्टेड, तो ये भी इसको खींचेगा ही सही। तो आपके पास x डायरेक्शन में Fx केवल टेंशन बचता है विच शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि x डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है। समझ में आया? यस सर आ गया। ठीक है, और इसी तरह से सवाल भी सॉल्व करने हैं सारे। मतलब यस अगर ऐसा होता है ना कि कभी कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, बड़ा 3-4 ब्लॉक दे दिए या कोई डिफिकल्ट सवाल आ गया NLM से, तो घबराना मत, सीधे तुम FBD बनाना और x और y डायरेक्शन में सॉल्व करना चालू कर देना इक्वेशंस को, आपको दिखने लगेगा कुछ ना कुछ। और फिर भी नहीं दिखे तो क्वेश्चन छोड़ के चुपचाप आगे बढ़ जाना, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ गई हो जो आपसे नहीं हो रही, तो इसमें टाइम वेस्ट मत करना। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। तो फ्रिक्शन अगर होगा तो फिर ये सबको समझ में आना चाहिए कि ये लेफ्ट साइड में भी एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा फिर, यस है सर। ना? तो फिर आपको उसको भी कंसिडर करना है F नेट इक्वल टू MA लिखते वक्त। ठीक है, ये तो हो गया B टाइप। C टाइप से आपका सवाल नहीं बनेगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टाइप हो गया, जनरली जेई एडवांस में पूछे जाते हैं या आप जेई मेंस में भी पूछ लेते हैं, नीट में जनरली नहीं देखा है पूछते हुए, फिर भी मैं बता देता हूँ। कंस्ट्रेंट मोशन अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा सा भी, तो उसमें एक चीज सिखाई जाती है कि समेशन ऑफ F या फोर्स डॉट प्रोडक्ट अगर आप ले लो सब पैरामीटर्स के साथ में, यानी कि वेलोसिटी के साथ में आपने ले लिया, या आपने समेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ ले लिया, या आपने एक्सेलरेशन के साथ ले लिया, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस का। ठीक है, ऐसा तब होता है जब कंस्ट्रेन कर दो आप मोशन को, जैसे कि आपने यहाँ पे कंस्ट्रेन कर दिया इस मोशन को, है ना, बांध दिया आपने इसको। बात समझ में आ रही है? आपने इसको बांध दिया यहाँ से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो जो फोर्सेस हैं इसमें अवेलेबल, उस फोर्स के साथ में जो जो एक्सेलरेशन है उनका आप क्या निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे टोटल, और उसका समेशन 0 कर दोगे। तो मैं एक बार बता दे रहा हूं, समझ में नहीं भी आए तो परेशान मत होना, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं नीट में, पर इन केस आ जाए क्योंकि सिलेबस का पार्ट तो है, तो आप कर पाओ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रखा है। तो इसमें हो क्या रहा है, आप सिंस यहाँ देख सकते हो कि ये एक ही स्ट्रिंग है जो कि पास कर रही है पूरे दोनों पुलिस से, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो सब में टेंशन T आएगी। पहली बात, कैसे हमें पता चला, हमने इस स्ट्रिंग में मान ली टेंशन T, लेट से ये T टेंशन आ रही है, तो पुली पे भी T टेंशन लगी ऊपर की तरफ। सेम तरीके से T टेंशन आनी चाहिए यहाँ पे, और इस पुली में भी T टेंशन आनी चाहिए एक्शन रिएक्शन पेयर से T यहाँ पे। तो यहाँ पे भी T टेंशन इस डायरेक्शन में आएगी और ये इसको खींच रहा होगा T टेंशन से। सिंस ये दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 2, जो बैलेंस कर रहा है आपके पुली को नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली नीचे की डायरेक्शन में कितना आना चाहिए, 2T। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगर आप M2 वाले ब्लॉक पे, M2 और M1 दो ब्लॉक है, M2 वाले ब्लॉक का FBD बनाओगे तो आप क्लियरली लिख सकते हो M2G माइनस 2T इक्वल टू M2A, राइट? और अगर आप फर्स्ट वाले का बनाओगे तो आप लिख सकते हो T इक्वल्स टू M1 इंटू 2A। अब ये 2A कैसे आया, क्योंकि हमें A1 और A2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम बता पाएंगे कि जितना एक्सेलरेशन M2 वाले ब्लॉक का है उसकी कंपैरिजन में M1 वाले का कितना है। क्योंकि आप अब ये नहीं बोल सकते कि M2 अगर A से जा रहा होगा तो M1 भी A से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंड है आपका मोशन। दिख रहा है सबको? यस सर। अरे दिख रहा है, अगर केवल एक ही पुली होती और आपकी स्ट्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड होती है M1 से, आपकी स्ट्रिंग अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होती है M1 से, तो आप बोल देते कि हाँ यार ये स्ट्रिंग अगर A से नीचे जा रही है तो ये M1 भी A से राइट में जाना चाहिए। लेकिन अभी डायरेक्टली है क्या, कनेक्टेड नहीं है ना। नो सर। ये M1 वाला स्ट्रिंग पहले इस पुली से होते हुए जा रहा है, इस पुली से ऊपर की तरफ जा रहा है, कंस्ट्रेंड है इसका मोशन, और फिर एक आपको पुली अलग से आपने पुली से बांध दिया है M2 ब्लॉक, तो इसलिए आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको ये इक्वेशन ये लगानी पड़ेगी, समेशन ऑफ T डॉट A इक्वल्स टू 0। T डॉट A यानी टेंशन का डॉट प्रोडक्ट लेना है एक्सेलरेशन के साथ में,
तो इससे समझ में आना चाहिए कि अगर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं टेंशन और एक्सेलरेशन तो उनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। ये क्लियर है सबको? Yes. बेटा कॉस प्रोडक्ट है ना, कॉस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कॉस प्रोडक्ट होता है ना आपका। तो अगर आपने मान लिया कि ये M2 वाला A2 से जा रहा होगा नीचे और M1 वाला A1 से जा रहा होगा, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये टेंशन T मल्टीप्लाई बाय A1 माइनस 2T टेंशन मल्टीप्लाई बाय A2। लेकिन माइनस क्यों आया? क्योंकि 2T टेंशन ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लग रही थी, जबकि ब्लॉक कहां जा रहा था? नीचे की तरफ। नीचे। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यह माइनस साइन आया, TA1 माइनस 2TA2 इक्वल्स टू 0। सिंस हमें मतलब ही A1 A2 से था, तो हमने इक्वेशन ही केवल M1 और M2 पे लगाई है। तो आपका A1 आ गया 2 टाइम्स A2, जिसको आप यूज कर सकते हो इस इक्वेशन में। नहीं आएगा इस तरह का क्वेश्चन, पर समझा दिया है। अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। आगे चलें। कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन, ये मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए ऑलरेडी। वेइंग मशीन क्या करती है? नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है ऑन द सरफेस ऑफ मशीन, है ना। जो मशीन है आपकी, जो भी आपकी मशीन है, यूज करा होगा, सबने देखा होगा वेइंग मशीन को, है ना। तो इस मशीन का जो सरफेस है, इस पे जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट को ये मशीन कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रही होगी, वो ही उस ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा मेजर होके। ये समझ में आता है सबको? Yes, sir. है ना। अब इसमें सवाल कैसे बनाता है एग्जामिनर, कि आपको हो सकता है कि रेस्ट पे दे दे, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि n शुड बी इक्वल टू mg, है ना। और रीडिंग क्या दे दोगे आप? मास की रीडिंग, ऑब्जेक्ट का मास बताते हो ना आप जनरली, Yes, ठीक है। sir. तो आप रीडिंग कैसे दे दोगे? n को आप डिवाइड कर दोगे स्मॉल g से, वो खुद ही मशीन दे देगी और m का वैल्यू बता देगी। लेकिन क्वेश्चन इतने इजी जनरली नहीं बनते। क्वेश्चन में क्या कर देगा आपको? वेइंग मशीन रख देगा लिफ्ट में, करता है ना, ऐसी हरकतें करता है। वेइंग मशीन को लिफ्ट में रख देता है और बोलता है कि लिफ्ट को ऊपर चला दिया A से या नीचे चला दिया A से। तो उस केस में क्या करते हैं हम? अगर A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब N ऊपर लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, लेकिन ऊपर वाला जो फोर्स है वो डोमिनेंट फोर्स होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर। ऊपर है। तो mg माइनस n नहीं लिखूंगा ऊपर जाते हो, क्या लिखूंगा? n माइनस mg। और F नेट इक्वल टू ma तो होता ही है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes. अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपका जो वेट मेजरमेंट वाला सिस्टम है, वेइंग मशीन वाला सिस्टम है, वो भी तो ए से ऊपर जा रहा होगा बेटा, वो कम से क्यों जाएगा, है ना। Yes, sir. जब आप लिफ्ट में खड़े होते हो और लिफ्ट ऊपर जा रही होती है मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो आपका एक्सेलरेशन भी तो इतना ही होता है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात पता है ना सबको? Yes, ठीक है। Yes, sir. इसको सॉल्व कर लेना, n इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस ए आ जाएगा। रीडिंग आ जाएगी वेइंग मशीन की m इंटू 1 प्लस ए बाई जी। ऑब्वियसली आपने n से डिवाइड कर दिया है स्मॉल g को। सिमिलरली अगर नीचे जा रही है लिफ्ट या नीचे जा रहा है आपका ये सिस्टम वेइंग मशीन वाला, तो आप mg माइनस n लिखोगे इस बार और आप आंसर निकाल लोगे। इसमें एक और केस बनता है, अगर नॉर्मल रिएक्शन ही 0 आ गई तो इसका मतलब होता है वेटलेसनेस या फिर फ्री फॉल, कि आपकी लिफ्ट का केबल कट गया है और आप वैसे नीचे गिर रहे हो बिल्कुल फ्री फॉल से, तो नॉर्मल रिएक्शन ही 0 हो जाती, कांटेक्ट छूट जाता है ना। क्योंकि बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन का टाइप हो सकता है, इसको ध्यान रखो। फ्री बॉडी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से मैकेनिक्स की, नॉट जस्ट ऑफ एनएलएम, तो ये आप सबको बनाना आना चाहिए पहली बात तो। सिलेक्शन ऑफ सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम में। 2 और मोर बॉडीज कैन बी टेकन एज सिस्टम इफ ऑल बॉडीज ऑफ सेम एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अगर 2 बॉडी साथ में है तो उसको सिस्टम आप तभी मान सकते हो जब दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें आपका जो वेज है उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, दोनों का एक्सेलरेशन a1 है, क्योंकि आपने एक्सटर्नली F1 फोर्स लगा दिया है इस सिस्टम पे। तो सिंस a1 है तो आप m1 और m2 को एक कॉमन सिस्टम मान सकते हो, क्योंकि m1 यहाँ पे स्लिप नहीं करेगा। तो आप डायरेक्टली a1 लिख दोगे F अपॉन टोटल मास, जो कि आपने मॉक टेस्ट में भी सॉल्व किया था ऐसा क्वेश्चन, याद आ रहा है? ये वाला मॉक टेस्ट जो था इस बार, है ना। और ऐसा क्यों कर पाए हम? क्योंकि m1 का कोई अलग एक्सेलरेशन नहीं था, m2 भी a1 से जा रहा था, m1 भी a1 से आ रहा था। सेकंड केस लेते हैं। इस केस में अगर आप देखो तो F2 लग रहा है,
जिसकी वजह से A2 एक्सेलरेशन मिल रहा है वेज को, लेकिन M1 वेज पे तो है ही सही, इसके अलावा ये नीचे स्लिप भी कर रहा है वेज के रिस्पेक्ट में, यानी A1 से नीचे भी जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ब्लॉक का A2 थोड़ी ना होगा। ये समझ में आई सबको? यस Yes, sir. है ना? उस केस में आप इसको सिस्टम नहीं मान सकते, इसको सिस्टम नहीं मान सकते, और डायरेक्टली ये फॉर्मूला अगर लिख दिया एक्सेलरेशन का तो गलत हो जाएगा सवाल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन जो कि आया हुआ है, तो फिर एफपीडी कैसे बनानी है, ये तो हमने ये डिस्कस किया कि आपको सिस्टम मानना ही नहीं मानना, वो तो आपको समझ में आ गया है, सिलेक्शन ऑफ सिस्टम तो आ गया है। अब एफबीडी बनाना सीखते हैं। तो जैसे कि मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है वेज पे, इसका M1 मास हो गया, इसका M2 मास हो गया, एक्सेलरेशन तो तुम लिख ही दोगे डायरेक्टली, अभी तुमने सीख लिया है। अगर M1 स्लिप नहीं हो रहा है तो इस पॉइंट पे आपको सारे फोर्सेस लिखने हैं। पहले तो नॉर्मल लग रहा है लेट से ऊपर की तरफ, एंड इसका जो एंगल आएगा वर्टिकल के साथ में वो थीटा होना चाहिए। ये दिख रहा है सबको? यस सर Yes, sir. अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा होगा, इस इंक्लाइन प्लेन पे जो वर्टिकल सॉरी परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा उसका वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री से आप बहुत इजीली देख सकते हो, लेकिन अगर नहीं टाइम है आपके पास पेपर में तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा होगा, यानी कि ऊपर की तरफ आएगा n cos थीटा, राइट साइड में आएगा n sin थीटा। ये तो हो गया नॉर्मल का कंपोनेंट। इसके अलावा आप इसका ऑब्वियसली मास भी लिखोगे, mg या m1g लिख देना। ठीक है, अब ये m जो है ये बेसिकली सिस्टम है पूरा ना, इसको आप m1 प्लस m2 को साथ में भी कंज्यूम कर सकते हो m। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली mg लिख सकते हो, पर याद रखना कि m जो है वो m1 प्लस m2 है। ठीक है, अब सिंस हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो फोर्स है, आपका जो फोर्स है वो n sin थीटा है, जो कि कॉज बन रहा है राइट साइड में जाने का। ठीक है, n sin थीटा इज द रीजन जिसकी वजह से राइट साइड में जा रहा है, तो आप इसको n sin थीटा इक्वल्स टू ma1 लिख सकते हो। n cos थीटा को आप वर्टिकल डायरेक्शन में mg से बैलेंस कर सकते हो, आपका a1 आ जाएगा g tan थीटा। ठीक है भाई, आगे चलें। Yes, sir. यस सर वेरिएबल फोर्सेस पे भी सवाल बन सकते हैं। वेरिएबल फोर्स यानी कि टाइम के साथ फोर्स वेरी कर गया, या डिस्टेंस के साथ में कर गया, या वेलोसिटी के साथ में कर गया। तीनों केस में आप बहुत इजीली निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर टाइम के साथ कर रहा है तो मास इनटू एक्सेलरेशन को a को लिखा जा सकता है dv बाई dt, है ना? dv बाई dt लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन को। तो यहां से Yes, आप sir. टाइम वाला फैक्टर ले लोगे, जिससे कि आप क्या करोगे, dt को ऊपर ले जाके ft dt लिख सकते हो, राइट साइड में बन जाएगा mdv, सो यू कैन इंटीग्रेट इजीली 0 से t। ये हम कब करते हैं, जब आपका फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, वेरिएबल फोर्सेस के केस में करते हैं ये। सिमिलरली अगर डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा हो तो fx dx इक्वल्स टू mv dv, और अगर वेलोसिटी के साथ में कर रहा हो तो dx इक्वल्स टू mv अपॉन fv dv। ये तो सबको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक कि dv के साथ Yes, sir. वेलोसिटी को रखेंगे, है ना? सेम चीज के साथ सेम चीज को रखा जाता है, ये मैंने कल भी बताया था। सूडो फोर्स एज सच कोई ज्यादा एक्सप्लिसिट टॉपिक नहीं है, मतलब इस पे एज सच क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस में नहीं है ऐसा भी नहीं मेंशन किया है किसी ने, एनटीए ने तो नहीं किया है, तो इस पे सवाल आए भी हैं कभी ना कभी, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। सूडो फोर्स बेसिकली कुछ नहीं होता, एक इमेजिनरी फोर्स है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आप होते हो तो आप अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे। यानी कि अगर आप इनर्शियल फ्रेम में हो, इनर्शियल फ्रेम का मतलब एक्सेलरेशन 0 है, आपका एक्सेलरेशन कुछ नहीं है। अगर आप बैठ के अपने रूम में किसी टेबल को देख रहे हो, अब वो टेबल रखी हुई है अपनी जगह पे चुपचाप, और तुम भी चुपचाप बैठे हुए हो, तो तुम्हारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये समझ में आता है सबको? Yes, यस sir. Sir. अगर तुम मूव करने लग जाओ, तुम्हारा खुद का एक्सेलरेशन है कुछ ए एक्सेलरेशन, जिससे तुम अपने रूम में मूव कर रहे हो, और फिर तुम उस ब्लॉक को देख रहे हो, तो तुम अब इनर्शियल फ्रेम में नहीं हो, अब तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। और तुम अगर खुद के रेफरेंस में लेके इक्वेशंस लगाओगे ना, अगर तुम इक्वेशंस लगाओगे ना, मैकेनिक्स की फोर्सेस वगैरह लिखोगे आप, तो आप सिंपल वो सब नहीं लिख सकते जो आप चुपचाप बैठे थे रेस्ट पे तब लिख रहे थे।
नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा जो आप उस पे अप्लाई कर रहे होंगे जस्ट बिकॉज आप मूव कर रहे हो इसलिए, और उसी को हम सूडो फोर्स बोलते हैं या नॉन इनर्शियल फोर्स बोलते हैं। अगर आप ए एक्सेलरेशन से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट साइड में जा रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है, यूज करने का तरीका ये होता है इसका कि आप एम ए जो इस ऑब्जेक्ट का मास है मल्टीप्लाई बाय जो आपका एक्सेलरेशन है, जिस जिस भी फ्रेम में, जैसे आप ऑब्जर्वर हो और आप ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हो, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना ए से। इतना फोर्स आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होंगे। ये कंसिडर करते हुए अब आप इक्वेशन सॉल्व करना, तो आंसर सही आएगा। ठीक है, ए ऑब्जर्वर रेस्ट में है, बी मूव कर रहा है। ठीक है, सो द फोर्स दैट हैज बीन अप्लाइड बाय अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर इज कॉल्ड सूडो फोर्स। बात समझ में आई? यस सर। इसको फॉल्स फोर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोई फोर्स थोड़ी ना है। एक्चुअली में क्या आप टेबल पे फोर्स लगा रहे हो क्या? टेबल पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, तो अपने आप अपनी जगह पे बैठिए चुपचाप। अरे बात समझ में आ रही है सबको क्या बोला? Yes, sir. बट टेबल तो रखी ना। तुम अगर टेबल के आसपास ऐसे मूव कर रहे हो तो उसका मतलब ये थोड़ी टेबल अपने आप उड़ने लगी है आसमान में, तुमने फोर्स लगा दिया उसमें, है ना? तो वो तो अपनी जगह पे बैठी हुई है। लेकिन अगर आप मूव कर रहे हो और आप तब इक्वेशंस लिखोगे उस टेबल पे और आपने खुद का कुछ इंपैक्ट काउंट नहीं किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसी बात होगी कि आप बैठे हो तब भी सेम फोर्स लग रहा है, आप जब घूम रहे हो तब भी सेम फोर्स लग रहा है, विच शुड नॉट बी ट्रू, है ना? इस वजह से सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स होता है, फॉल्स फोर्स, इसको हम काउंट करते हैं। आगे चलें। हाँ जी सर किस पे फोर्स लग रहा है? टेबल पे? हाँ, टेबल पे, ऑब्जेक्ट पे। ये जो एम ए फोर्स है, इसमें जो एम है वो ऑब्जेक्ट का एम है, आपका एम नहीं है ये। दिस इज नॉट योर मास, ऑब्जर्वर का मास नहीं होता ये। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात शायद यही है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक कार्ट है, एक ट्रॉली है जो कि आगे मूव कर रही होगी ए एक्सेलरेशन से, और आप ऑब्जर्वर अंदर ही बैठे हुए हो, तो आपका भी ए एक्सेलरेशन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes. ठीक है, अब होगा क्या? मास तो तुम्हारा एम तो रेस्ट पे है, एम मास तो रेस्ट पे है, लेकिन तुमने देखा कि यार ये गाड़ी जब चुपचाप खड़ी हुई थी, अंदर ही बैठे हो तुम अभी भी, स्टार्टिंग से एंड तक तुम अंदर ही बैठे हुए हो, पर तुमने ये देखा कि जब गाड़ी चुपचाप खड़ी हुई थी तब तो ये पेंडुलम बिल्कुल सीधा था। अरे बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? जब ये चुपचाप खड़ी थी तब तो ये पेंडुलम सीधा था। जैसे ही गाड़ी एक ए एक्सेलरेशन से आगे मूव करने लगी, ये पेंडुलम को क्या हो गया भाई? किसने फोर्स लगाया इस पे कि ये टेढ़ा हो गया, ऐसे पीछे की तरफ चला गया? समझ में आया? सवाल समझ में आया? Yes, sir. तो ऑब्जर्वर को तो ये दिखेगा ना कि भाई ये ब्लॉक जो है, ये पेंडुलम जो है वो पीछे चला गया, यानी पीछे की तरफ फोर्स तो लगा है। लेकिन सिंस आपको ये रेस्ट पे दिख रहा है, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि आप भी अंदर ही बैठे हो गाड़ी के, आपका भी एक्सेलरेशन है। तो इस बॉडी को रेस्ट पे मानते हुए आपको इस पे एक सूडो फोर्स अज्यूम करना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू m इंटू ए, और डायरेक्शन क्या होगा उसका? लेफ्ट डायरेक्शन में। ये समझ में आया सबको? यस सर, आ गया। Yes. ठीक है, अब तो आप इस पे एफबीडी बना के सॉल्व भी कर सकते हो। ऑब्वियसली कुछ टी टेंशन आएगा, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो ये बॉब है ना, ऊपर की तरफ टी टेंशन आएगा, और इसके कंपोनेंट्स बना दो यार। वर्टिकल से थीटा एंगल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल से यहाँ भी थीटा आ जाएगा, ऊपर की तरफ आया टी कॉस थीटा, राइट साइड में आया टी साइन थीटा। लेफ्ट साइड में सूडो फोर्स लगी रहा है एम ए, नीचे लग रहा है एम जी। फोर्स बैलेंस करो, टी साइन थीटा एम ए, टी कॉस थीटा एम जी, डिवाइड कर दोगे, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और इसी पे सवाल आता है। ठीक है, कि टेन थीटा कितना होगा, कितना एंगल से बॉब सस्पेंडेड है आफ्टर व्हेन द ट्रॉली स्टार्टेड मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। तो ये बता सकते हो आप कि हाँ, टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी से सस्पेंडेड है। टेंशन की वैल्यू भी निकाल सकते हो m इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर से। आगे चले। यस सर। अब एक और तरह का सवाल बन सकता है जिसमें कि आपका वेज भी मूव करे लेफ्ट साइड में A2 से, और आपका ब्लॉक भी मूव करे राइट साइड नीचे की तरफ A1 से, वेज के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सूडो फोर्स आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने जैसे ये रख दिया ब्लॉक, इस पे M1 ब्लॉक रख दिया अगर वेज पे, तो आपका नीचे तो जा ही रहा है ये ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है ये कुछ ना कुछ धक्का भी मारेगा क्या बेटा?
इस वेज को धक्का मारेगा ना जब नीचे की तरफ स्लाइड करेगा ये, ठीक है। और उस धक्के की वजह से, पुश की वजह से आपका जो वेज है, ये बड़ा ट्रायंगुलर वेज है, ये पीछे एक्सेलरेट करेगा A2 से। तो आपको जब वैल्यू निकालनी पड़े दोनों की, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि M2 मास या वेज केवल A2 से जा रहा है लेफ्ट में, लेकिन ये जो ब्लॉक है, छोटू ब्लॉक है M1 वाला, ये नीचे जा रहा है A1 से, और ये साथ के साथ A2 एक्सेलरेशन से लेफ्ट में भी जा रहा है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है? A2 से क्यों जा रहा है वो लेफ्ट में M1? सर वो इंक्लाइंड है ना, उससे तो वो जाएगा बड़ा वाला Inclined है? ब्लॉक, तो वो भी जाएगा ही। इंक्लाइन, हाँ मतलब वही समझ गया क्या बोलना चाह रहे हो। आपका जो ब्लॉक है वो वेज पे रखा हुआ है ना बेटा, तो सिस्टम का पार्ट है ना वो। अगर आपका वेज जाएगा लेफ्ट में, तो ब्लॉक अपने आप को हटा थोड़ी लेगा वेज से, उसको भी जाना ही पड़ेगा ना साथ के साथ, वेज के साथ में जाना पड़ेगा जब तक कि वो ग्राउंड पे नहीं गिर जाता, राइट? यस सर। है ना? दैट्स व्हाई इट हैज टू एक्सेलरेशंस, इन दोनों को आपको काउंट करके चलना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? वैसे इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं आएगा, बट आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट। लाइक अगर सबसे डिफिकल्ट सवाल बन गया इस टॉपिक पे, तो कैसे बन सकता है? तो वो ऐसे बन सकता है, सूडो फोर्स पे भी। तो इस केस में आप क्या करना, दो तरह से इक्वेशन लिखना। सबसे पहले आप ग्राउंड पे बैठना, बाहर बिठा देना किसी ऑब्जर्वर को ऐसे ग्राउंड पे, और आपको वेज पे FBD बनानी है। तो आपको दिखेगा कि A2 एक्सेलरेशन से लेफ्ट में मूव कर रहा है ये, और ये ब्लॉक कुछ ना कुछ N2 टेंशन लगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। नहीं समझ में आया? ये वेज से ब्लॉक पे ऊपर N2 लग रहा होगा ना बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। तो Yes, sir. एक्शन रिएक्शन पेयर से वेज पे भी N2 लगेगा, ये पता होता है ना आपको, ठीक है। तो वो वाला N2 लिख रहे हैं हम। इसका एंगल हमने देखा वर्टिकल से थीटा आ रहा है, तो नीचे आ गया N2 cos थीटा, राइट में आ गया N2 sin थीटा। ऑल्सो जो ग्राउंड है वो नॉर्मल रिएक्शन N1 प्रोवाइड करेगा वेज को, और नीचे इसका वेट होगा M2G, तो ये भी आपको कंसिडर करना है। तो दो इक्वेशन बनाओ, N2 sin थीटा इक्वल्स टू M2 A2, क्योंकि लेफ्ट में जो एक्सेलरेशन है उसको केवल N2 sin थीटा ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा आप वर्टिकल डायरेक्शन में जब लिखोगे इक्वेशन, तो आप गलती क्या करते हो, इस चीज को समझो जो मैं बता रहा हूं। मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ऑल्दो मैंने ट्राई किया है कि मिनिमम चीज लिखी जाए यहाँ पे, बट अगर आपका ध्यान इधर से उधर हुआ ना, आपको एक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ध्यान से सुनना जो भी बोल रहा हूँ। आप गलती क्या करते हो, आपने वेज पे लगाया जब FBD बनाया आपने, और उस पर इक्वेशन लिखी, तो आपने N2 sin थीटा 2 इक्वल्स टू M2 A2 लिख दिया। लेकिन जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में लिखोगे, तो आप N1 इक्वल टू M2G नहीं लिखोगे। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। N1 Yes. इक्वल्स टू M2G नहीं लिखोगे, क्योंकि आपका N2 भी तो कंपोनेंट है जिसका नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है N2 cos थीटा, यस सर। वो भी तो वेज पे ही लग रहा है ना बेटा, यस सर। तो Yes, उसको sir. कंसिडर करना है हमें, है ना? उसको ऑब्वियसली हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो उसको कंसिडर करके हम लिखेंगे। अब जो बाकी की इक्वेशंस है वो हम निकालेंगे M2 पे जाके, सॉरी M1 पे जाके, यानी कि M1 के ऊपर FBD बनानी है। लेकिन दो तरीके हैं इसकी, या तो आप ग्राउंड पे बैठ के ही M1 पे भी लिख दो, या फिर आप सूडो फोर्स का यूज करो। सूडो फोर्स का यूज हम कब करते हैं मुझे बताओ? सूडो फोर्स का यूज हम कब करते हैं? सर जब बॉडी मूविंग, मतलब हम Sir, जब ऑब्जर्वर मूवेबल हो. हाँ, जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, चुपचाप नहीं बैठा हो, मूव कर रहा हो, है ना? तो ध्यान से देखो, अगर M1 पे FBD बनानी है, M1 की FBD बनानी है, या M1 पे इक्वेशन लिखनी है और सूडो फोर्स का यूज करते हुए लिखनी है, तो एक ही तरीका है मेरे पास कि मैं कहां जाके बैठ जाऊं, वेज पे जाके। कहां बैठ जाऊं जाके मैं? वेज पे। वेज पे बैठ गया। अब वेज पे बैठ गया तो मुझे पता है वेज तो A2 से मूव कर रहा था लेफ्ट में, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो गया मैं, है ना? तो मैं वेज पे बैठ के M1 की इक्वेशन लिखूंगा। आप ध्यान से, तो M1 पे आप FBD बना सकते हो, लिखा हुआ है मैंने सारा। A1 नीचे लग रहा है, नीचे एक्सेलरेशन से जा रहा है A1 से, N2 ऊपर की तरफ लग रहा है, उसके कंपोनेंट बना देना। इसके अलावा आप M1G नीचे बना देना। M1G तो समझ में आता होगा सबको, उसका मास है तो वेट भी होगा। उसके कंपोनेंट्स बना देना, M1G cos थीटा और M1G sin थीटा। इसके अलावा
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने की वो है सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स मैंने बताया था कि अगर आप वेज पे बैठे हो, अगर आप वेज पे बैठे हो और ब्लॉक पे इक्वेशन लिख रहे हो, ब्लॉक की इक्वेशन लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, इसका तो लेना है मास, इसका क्या लेना है, मास, और ऑब्जर्वर का लेना है एक्सेलरेशन। तो ऑब्जर्वर तो A2 से जा रहा है, तो Yes. अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हो आप A2 से, बीइंग एन ऑब्जर्वर, तो M1 पे जब आप लिखोगे सूडो फोर्स तो आप लिखोगे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी राइट साइड में, और कितना लिखोगे, M1 इंटू A2। ये समझ में आया सबको सूडो फोर्स को कैसे यूज करते हैं? यस सर। Yes, sir. आई थिंक ये बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि सूडो फोर्स लगाना कैसे, Yes, ठीक है? sir. तो M1 A2 के अब तो कंपोनेंट्स बनाने हैं बस, M1 A2 sin थीटा, M1 A2 cos थीटा नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है? और इक्वेशन लिखनी है M1 ब्लॉक पे ही, M2 ब्लॉक पे आप और इक्वेशन लिख सकते हो, वर्टिकल डायरेक्शन में लिख सकते हो, पर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? इसलिए मैंने सीधे M1 पे लिख दिया बाकी की दोनों इक्वेशन, एक तो x डायरेक्शन में लिख दी, एक y डायरेक्शन में लिख दी, सॉरी एक तो इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में लिख दी, एक लिख दी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. परेशान मत हो ना, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं कि सर ये इक्वेशन बहुत ज्यादा हो गई है और ये हम शायद लिख भी नहीं पाएंगे, पर ऐसा सवाल आएगा भी नहीं बेटा, है ना, इतना डिफिकल्ट सवाल आएगा भी। आगे चले, मैं बस तुमको तरीका समझा रहा हूँ कि अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? Yes, sir. हाँ भाई, तुम बाकी प्रैक्टिस करना PYQ, अब तुम मेरे ख्याल से सारे ब्लॉक प्रॉब्लम्स और ये सब कर पाओगे इजीली। फ्रिक्शन की बात करते हैं यार, थोड़ा लेट हो जाएंगे आज। वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन विद एक्सटर्नल फोर्सेस, थोड़ा जल्दी जल्दी ट्राई करता हूँ मैं उन चीजों को बताने का जो आपको आती है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? तो आप मुझे रोक देना उस पॉइंट पे जब आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा जल्दी हो रहा है। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन विद एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो कैसे वेरी करता है। फ्रिक्शन क्या होता है ये सब चीजें मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे इतना उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा, है ना? द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन व्हेन इन कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ही पता हो सबको, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम, ग्राफ से समझते हैं इसको। एक्सटर्नल फोर्स को रख दिया एक्स एक्सिस पे और फ्रिक्शन को रख दिया वाई एक्सिस पे। अब तुम इस एक्सटर्नल फोर्स को इस ब्लॉक पे लगाए जा रहे हो, पहले तुमने 1 न्यूटन लगाया होगा, फिर 2 न्यूटन लगाया होगा, ऐसे तुम बढ़ाते जा रहे हो। तो सिंस ये एक रफ सरफेस है जिसपे तुमने रखा हुआ है इसको, तो कोई ना कोई फ्रिक्शन दे रहा होगा आपका रफ सरफेस इस ब्लॉक को। तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, राइट? ये बताया था शायद मैंने कि अगर तुमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया एक्सटर्नली, तो फ्रिक्शन भी एग्जैक्टली 2 न्यूटन का फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, है ना? वेस्ट थोड़ी करेगा वो अपना फोर्स, राइट? तो अगर x और y की वैल्यू सेम होती है तो क्या स्ट्रेट लाइन बनती है क्या ग्राफ में? Yes, sir. लेकिन ये कब तक बनेगी, जितनी इसकी बस की है ना? जितना आपको ग्राउंड दे सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन, तब तक देगा भाई वो ग्रेजुअली। जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाओगे, तो बी पॉइंट तक तो उसने बिल्कुल बराबर तरीके से फोर्स दिया, स्ट्रेट लाइन बनाते हुए फोर्स दिया, यानी कि जितना तुमने एफ एक्सटर्नल लगाया उतना ही फ्रिक्शन ग्राउंड ने दे दिया। लेकिन जैसे बी पॉइंट आया, ग्राउंड ने तुमको बोला कि सुनो भाई, मेरी आ चुकी है लिमिटिंग, मेरी आ चुकी है लिमिट, या मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू हो चुका है अचीव, इससे ज्यादा मैं फ्रिक्शन नहीं दे सकता। इसलिए हमने उसको नाम भी दे दिया, क्या दे दिया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? Maximum static friction. हाँ, स्टैटिक और काइनेटिक तो पता होंगे आप लोगों को कि स्टैटिक कब होता है, काइनेटिक कब होता है ना? स्टैटिक यानी जब बॉडी रेस्ट पे हो, काइनेटिक यानी जब मूव करने लगे, है ना? तो बी पॉइंट पे था बॉडी, तब तक रेस्ट पे था। जैसे ही बी पॉइंट से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाया तुमने, वैसे ही बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। तो पहले तो वो एडजस्ट करते हैं फोर्सेस, पहले तो वो फोर्स एडजस्ट करते हैं, ड्रॉप आने लगता है ना? एफ एल और एफ के की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा, ऐसे ही दोनों वैल्यू सेम नहीं होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन का तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी अलग होता है, ये पता होना चाहिए आपको, Yes, sir. है ना? जनरली सवाल करने के लिए दोनों सेम दे देते हैं। आपने नोटिस किया होगा ये बात कि म्यू एस और म्यू के को सेम दे देते हैं, लेकिन हमेशा नहीं देते हैं, कभी कभी अलग भी दे सकते हैं, है ना? और प्रैक्टिकली तो अलग होता ही है, सेम वैल्यू नहीं होती। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम ही होती है स्टैटिक से, पता है ये बात, है ना? जो कि लॉजिकली समझ में भी आती है, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारी बॉडी रखी हुई है चुपचाप ऐसे सरफेस पे, तो उसको मूव कराने में मेहनत लगेगी ना,
इंटरलॉकिंग अच्छे से हो जाएगी, बॉन्ड्स बन जाएंगे अच्छे से मॉलिक्यूलर लेवल पे। Yes. आवाज आ रही है? लेकिन Yes, अगर कोई बॉडी मूविंग है ना, ऐसे मूव कर रही है कंटिन्यूसली, तो बॉन्ड बनाने का टाइम कहाँ मिल रहा है उसको? वो तो मूव करती जा रही है। तो बॉन्ड जैसे भी बन रहे हैं टेम्पररी बन रहे हैं, अच्छे से बन नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी कम मिलेगा अगर इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो काइनेटिक की वैल्यू स्टैटिक से क्या होनी चाहिए? come. कम कम। होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ में दिख भी रहा है, हाईएस्ट वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू गई बी पे और फिर नीचे आई ड्रॉप करी और फिर कांस्टेंट हो जाती है काइनेटिक की वैल्यू, है ना, कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है काइनेटिक की, विच इज म्यू के इनटू एन। कितनी हो जाती है? न्यू म्यू के के, U into N. और लिमिटिंग की वैल्यू हो जाती है म्यू एस इनटू एन। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलो भाई आगे चलें। कोई डाउट इसमें? नो सर। एक No, सवाल sir. दिया हुआ है, इस सवाल को, एग्जाम्पल को एक बार देख लेना जब आप पढ़ो इसको। मेरे ख्याल से सब चीजें मैंने बता दी हैं ऑलरेडी, तो इसमें जरूरत नहीं मुझे कुछ बताने की। जब तक ये इसका लिमिटिंग वैल्यू अचीव नहीं कर लेता, तब तक ये बॉडी आपका मूव नहीं करेगा और इसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा। जैसे इसमें फर्स्ट केस में 8 न्यूटन का फोर्स लगाया तुमने एक्सटर्नली, 5 केजी का ब्लॉक है, तो नीचे की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, mg की वैल्यू, और नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा तुमको इतना ही। और तुमको पता है कि क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है Yes, फ्रिक्शन sir. का वैल्यू। यस। ठीक है, म्यू इंटू एन में म्यू आप जनरली म्यू एस लेते हो, तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है, म्यू एस एन। म्यू एस एन आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देता है, लेकिन म्यू इंटू एन आपको जब यूज करना है तो आप लिमिटिंग वैल्यू ही निकाल के यूज करोगे। उसके अलावा जब भी आप फ्रिक्शन निकालोगे, तो आप जितना फोर्स आपकी बॉडी पे लग रहा है उसके बराबर फ्रिक्शन निकालोगे। उसके लिए म्यू एन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस। म्यू एन या म्यू एस एन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है ये। ठीक है, ये ए की वैल्यू होती है। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू तो तुम्हारी थी 100 न्यूटन की, एक्सटर्नल फोर्स आया 50 न्यूटन का लगा और तुम उसको भी म्यू एस एन से ही निकाल रहे हो, और तुम बोल के आ जा रहे हो कि भाई म्यू एस एन की वैल्यू आ रही है 100, तो फ्रिक्शन का आंसर भी क्या आएगा? 100। गलत हो जाएगा ना आंसर, है ना। जब तक कि वो 100 से नीचे आएगा एक्सटर्नल फोर्स, तब तक आपको फ्रिक्शन उसके बराबर ही बताना है कि 50 तो फिर फ्रिक्शन भी 50, ये 70 तो फ्रिक्शन भी 70। Sir. ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? यस सर। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो फ्रिक्शन में पता होनी चाहिए, और तो सब बातें तुमको इतना परेशान करेगी नहीं, क्योंकि ये बेसिक बात है लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, चलो भाई ये सवाल मुझे लगता है तुम कर लोगे खुद से। आगे चल रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पे बात करते हैं। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। अगर दो बॉडी रखी हुई है कांटेक्ट में और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होने वाला है या हो रहा है, दोनों केसेस में जो रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स होगा, जो रोकेगा, जो अपोज करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसी डेफिनेशन से हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी बता सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. अगर नहीं आई है तो आ जाएगी एग्जांपल देख के। जैसे कि अगर ये बॉडी मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ग्राउंड किस डायरेक्शन में लगाएगा? पीछे की डायरेक्शन में। यस सर। Yes, sir. तो बॉडी पे जो एफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन, और इसका एक्शन रिएक्शन पे राइट में आ जाएगा। इस बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है ना। बी ऑप्शन समझते हैं। बी ऑप्शन में तुमने क्या कर दिया? टू ब्लॉक प्रॉब्लम ले ली, एक बी ब्लॉक है एक ए ब्लॉक है। अब तुमने दोनों की वेलोसिटीज डिफाइन कर दी। ऊपर वाला छोटू ब्लॉक चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से राइट डायरेक्शन में, नीचे वाला येलो ब्लॉक चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से राइट डायरेक्शन में। तुमको पता है कि नीचे वाला ज्यादा तेज चल रहा है, ऊपर वाला कम चल रहा है। तुमको निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर रिलेटिव वेलोसिटी क्यों निकालनी है? क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझनी है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझनी तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना जो समझा रहा हूं, वरना केवल नोट्स पढ़ने से समझ में नहीं आएगी ये चीज। क्या किया मैंने? ये जो येलो कलर का बॉक्स था ना, इस पे जाके बैठ गया मैं। क्या किया मैंने? येलो कलर के बॉक्स पे जाके बैठ गया मैं। अब क्या मैं भी 4 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा हूं क्या? Yes, यस sir. सर। और मैं ए ब्लॉक को देख रहा हूं, ग्रीन कलर के डब्बे को, ग्रीन कलर के बॉक्स को मैं देख रहा हूं कि वो आ रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड से कहीं ना कहीं। लेकिन क्या मुझे ए ब्लॉक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ दिखेगी? बोलो यस या नो। यस सर। यस यस सर। यस आंसर है नो। गलत।
नहीं दिखेगी। ब्लॉक मुझे पीछे जाता दिखेगा 2 मीटर पर सेकंड से। क्यों, चौंक गए ना? अरे टाइड का Yes. हेड देखा तुमने? अरे सर समझ गैस की, नहीं आता। हाँ बताऊंगा ना। तो समझ में आया कि आपने जो आंसर दिया वो गलत है, ये समझ में आया? यस 2 मीटर पर सेकंड से नहीं आएगा वो तुम्हारी तरफ, वो उल्टा जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से। और ये बात समझने के लिए आपको रिलेटिव कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आपने क्या निकाला? आपने निकाला वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इस वर्ड का, इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब यही तो होता है बेटा कि आपको ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर मैं बी पे जाके बैठ जाऊं तो ए की वेलोसिटी कितनी होगी वो वैल्यू देगा मुझे वी ए बी। इज दैट क्लियर? यही होता है यस मतलब। सर। Right. तो मैं बैठा बी पे जाके, बोलो बैठा नहीं बैठा, यस सर। है ना? तो मैं अगर बी पे जाके बैठा हूं और मैं अगर ए की देख रहा हूं वेलोसिटी, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये समझ में आया? यस सर। तुमको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से ये हो जाता है वी ए माइनस वी बी। Yes. वी ए था 2 मीटर पर सेकेंड और वी बी था 4 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आंसर आया? माइनस -2। क्या -2 का मतलब ये नहीं हुआ कि ये अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा? यस सर। तो अगर आप बी पे बैठ के देखोगे ए को, और अगर आपकी वेलोसिटी 4 है और ए की वेलोसिटी 2 है, तो आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा वो 2 मीटर पर सेकेंड से। बात समझ में आई? Yes. यस है ना? यस पीछे जाता हुआ दिखेगा 2 मीटर पर सेकेंड से। इसको ऐसे सोचो कि अगर आप येलो बॉक्स पे बैठ के 4 मीटर से आगे जा रहे होते 4 मीटर पर सेकेंड से, और ए ब्लॉक ग्राउंड पे रखा होता चुपचाप, अब तो वो चल भी नहीं रहा है, तो आपको ये एक ब्लॉक, इस पे बैठ के देख रहे हो आप, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये ए ब्लॉक आपको पीछे जाता हुआ दिखता 4 मीटर पर सेकेंड से। Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है? पीछे जाता हुआ दिखता आपको वो 4 मीटर पर सेकेंड से। तो सिंस वो अब तो वो ऊपर बैठ गया और कुछ चल भी रहा है खुद भी आगे, इसलिए वो कम हो गया है, वरना वो और ज्यादा तेज पीछे जाता हुआ दिखता। अब समझ में आया रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है? Yes. चलो, ये सब इतनी कहानी हमने इसलिए समझी ताकि हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन दे पाए सवाल। तो जब आपको ये पता चल गया है कि आपका ए ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा, उसको मैं ग्रीन से ही बनाता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं मैं इस पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता इतनी आसानी से। स्क्रीन पे जो बनाया बॉक्स दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. सिंस आपको ये पता चल गया है कि ये 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, क्योंकि आप ऑब्वियसली बी पे बैठे हो, तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि आप सिंस बी वाली कंट्री का पार्ट हो, तो जो फ्रिक्शन लगना चाहिए, फ्रिक्शन क्या करेगा? रोकने का ट्राई करेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा? ए वाले ब्लॉक को बोलेगा कि यार मैं तुम्हें पीछे नहीं जाने दूंगा। तो ऑब्वियसली ऐसा करने के लिए उसको आगे वाली डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई सबको? यस Yes, sir. और अगर F1 ए ब्लॉक पे लग रहा है आगे, तो F1 बी ब्लॉक पे लगेगा पीछे। अरे एक्शन रिएक्शन पेयर समझ में आते हैं ना? यस सर अगर F1 आगे लग रहा है ए पे, तो बी पे पीछे लगना चाहिए, यानी ए बी पे F1 फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा। ये क्लियर है सब? यस सर Yes, sir. ठीक है। तो वैसे अगर मैं समझाता डायरेक्ट तो शायद आपको समझ में नहीं आता, क्या आप बोलते सर 2 मीटर पर सेकेंड से तो आगे जा रहा है ए, तो फ्रिक्शन तो पीछे लगना चाहिए, आगे क्यों लगा दिया? बताओ, आता समझ में? अभी No. समझ में आ रहा होगा, है ना? अभी क्लियर हो गया होगा कि F1 आगे क्यों लग रहा है। सिमिलरली सिंस आप बी को देख रहे हो, बी तो चुपचाप ग्राउंड के साथ में आगे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो F2 में तो कोई डाउट ही नहीं है, आप सीधे इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ बना दोगे। ये क्लियर है? F2 क्लियर है सबको? यस सर ठीक है। सी ऑप्शन आप बना सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि अब आपको दिया हुआ है ए जा रहा है तेज 4 से आगे और बी जा रहा है ओनली 2 से आगे। तो अब वी ए रिस्पेक्ट टू बी 4 - 2 2 आ गई है। यानी कि अगर आप बी पे बैठ के अब देखोगे तो आपको ए वाला ब्लॉक आगे जाता हुआ दिखेगा कितनी स्पीड से? 2 meter per second. 2 मीटर पर सेकेंड से। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट फ्रिक्शन का डायरेक्शन अब पीछे की तरफ होना चाहिए ए ब्लॉक पे, है ना? F1 का डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए। ये क्लियर है सबको? यस सर Yes, sir. यस सर पक्का?
Yes, पक्का sir. क्लियर है? Yes. चलो बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें ब्लॉक और पुली का कॉम्बिनेशन दिया हुआ होता है, तो इसको भी सॉल्व करना सीख लेना। इसमें कुछ नहीं करना, इंडिविजुअली एफबीडी बना लेना सेम तरीके से जैसे अभी मैंने बताया ना तुमको कि भाई कैसे फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं, तो इसमें ही बना लेना। जैसे कि ये टी टेंशन लग रहा है ऊपर वाले ब्लॉक पे लेफ्ट डायरेक्शन में, नीचे वाले ब्लॉक पे भी लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा ऑब्वियसली। अगर आपने एफ एक्सटर्नल लगाया नीचे वाले पे, राइट डायरेक्शन में खींचा उसको, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो टी टेंशन है वो लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, और ऊपर वाले पे लग रहा है टी टेंशन लेफ्ट डायरेक्शन में। तो सिंस आपका टेंशन, ये वाला टेंशन, ये आपको ऊपर वाले ब्लॉक को लेफ्ट डायरेक्शन में खींचने का ट्राई करेगा क्या बच्चों? Yes, sir. Yes. है ना? तो आपका ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के कांटेक्ट में होने की वजह से कुछ ना कुछ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगा, नीचे वाला ब्लॉक फ्रिक्शन देगा ना ऊपर वाले को। Yes, sir. तो सिंस ऊपर वाला ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में जाना चाह रहा है टी फोर्स से, तो फ्रिक्शन उस पे किधर लगना चाहिए? पीछे की तरफ। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. इस वजह से F2 आया है राइट डायरेक्शन में। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना हमेशा डायरेक्शन निकालने के लिए, और जब कॉन्सेप्ट आ गया ना समझ में, तो ये इक्वेशन तो तुम जल्दी जल्दी लिख दोगे, ये तो तुम्हें लिखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलें भाई आगे। आई Yes. होप कि डायरेक्शन क्लियर हो गया होगा फ्रिक्शन का सब। पुशिंग और पुलिंग की बात कर लेते हैं यार जल्दी से। दो तरीके से आप किसी बॉक्स को उठाते हो, जगह से डिस्प्लेस करते हो। एक तो आप पुश कर देते हो किसी बॉक्स को, या फिर आप पुल कर लेते हो। तो तुमको क्या लगता है कौन सा ज्यादा आसान होता होगा? Pull करना. What is more easy, to pull an object or to push an Pull. object? क्या आसान होता है? Pull an object. Pull. पुलिंग एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इजियर। और सिंपल सा, कोई हम कोई वो थोड़ी ना है कोई स्टूडेंट वो जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, हमने तो फिजिक्स पढ़ी है। तो कोई पूछेगा तो हम रीजन भी देंगे उसको। क्या रीजन देंगे भाई? कि जब हम एफबीडी बनाएंगे दोनों केसेस में, ऑब्वियसली ये नहीं देंगे हम, पर हम समझने के लिए अभी समझ रहे हैं, जब हम एफबीडी बनाएंगे दोनों केसेस में, तो पुश करने पे जो आपका फोर्स लगेगा, अगर वो किसी एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे, तो उसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, उसमें एफ साइन थीटा एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो वेट के साथ में एडिशनली जुड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा ना ग्राउंड से, उसको बेचारे को दो दो फोर्स बैलेंस करने पड़ेंगे। वेट भी बैलेंस करना पड़ेगा, और जो तुम फोर्स लगा रहे हो ना उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बैलेंस करना पड़ेगा। और सिंस आपको पता है कि फ्रिक्शन तो होता ही म्यू टाइम्स n1 है, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि फ्रिक्शन बढ़ गया है। फ्रिक्शन बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है ना फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन Yes. इंक्रीज है ना इसकी कंपैरिजन में, F2 के कंपैरिजन में। ठीक है, कैसे इंक्रीज है? क्योंकि F2 के कंपैरिजन में यहाँ पे आप पुश कर रहे हो, और सेकंड केस में आप पुल कर रहे हो। तो जब आप पुल करोगे तो आप फोर्स ऊपर की तरफ लगाओगे, तो अब आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा फोर्स का, वो mg के अपोजिट आएगा, यानी वेट के अगेंस्ट में जाएगा। तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन को कम कर रहा होगा वर्टिकल फोर्स। और अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी. कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. Yes. Yes, sir. नाउ अगर क्वेश्चन आ जाए मिनिमम फोर्स टू स्टार्ट स्लिपिंग, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हो लेट से, और वो स्लिप करना स्टार्ट करे किस पॉइंट पे, ये आपको निकालने के लिए पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना है, एफबीडी बनानी है ब्लॉक की, इक्वेशन लिख देना भाई, एफ कॉस थीटा इक्वल टू एफ या म्यू एन। एफ कॉस थीटा हो जाएगा आपका, एंड आप रिप्लेस कर दोगे एफ साइन थीटा, सॉरी mg माइनस एफ साइन थीटा से, और यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो मिनिमाइज करने के लिए एफ को, आपको ये डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमाइज करना पड़ेगा ना। डिनोमिनेटर मैक्सिमम होता है तभी आपका वैल्यू मिनिमम आता है ना? Yes, sir. तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं। तो ऑब्वियसली cos थीटा थीटा का फंक्शन है, साइन और cos थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 कर दोगे तो ये बनेगा tan थीटा इक्वल टू म्यू। यानी कि अगर आप थीटा को tan इनवर्स म्यू एंगल पे अगर रखो या आप फोर्स लगाओ, तो आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को स्लिप कराने के लिए। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने बोली अभी? Yes, sir. Yes, अगर sir. आप थीटा जो लगा रहे हो ना, फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, वो अगर tan इनवर्स म्यू एंगल पे लगा दो,
कैलकुलेट करके, तो आपको कम से कम फोर्स में आप ऑब्जेक्ट को उठा लोगे या स्लिप करा दोगे, ठीक है। मिनिमम फोर्स की वैल्यू भी आती है म्यू एम जी अपन म्यू स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, अगर याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं याद रह जाए कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेना। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स अभी हमने दो तरह के पढ़े हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और फ्रिक्शन फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो कई बार उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए बोल देता है सवाल, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों का आपको रिजल्टेंट लेना है, एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। इसकी वैल्यू मिनिमम कब होती है, जब फ्रिक्शन जीरो हो जाए यानी स्मूथ सरफेस हो, तो केवल नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करता है। मैक्सिमम कब होती है, जब फ्रिक्शन पूरा पूरा मिल रहा हो, यानी कि म्यू एन टाइम्स फ्रिक्शन मिल रहा हो, ये हो जाता है एन स्क्वायर प्लस म्यू एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो आपका टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो एन से लेकर एन टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बीच में लाई करता है, और दोनों के बराबर भी हो सकता है। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो, एंगल ऑफ रिपोज, लास्ट टॉपिक फ्रिक्शन का। मिनिमम एंगल फॉर विच बॉडी स्लिप्स ड्यू टू इट्स वेट। मिनिमम कितना एंगल पे आप इंक्लाइन कर दो हॉरिजॉन्टल से आपकी बॉडी को, कि वो खुद के वेट की वजह से ही स्लिप करना स्टार्ट कर दे या फ्रिक्शन खत्म हो जाए, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर तुम जमीन पे रखा हुआ है मान लो कोई ऑब्जेक्ट, तो वो थोड़ी ना इधर उधर हिलेगा यार, स्लिप थोड़ी होगा। लेकिन जैसे जैसे तुम उस ऑब्जेक्ट को उठाने लगोगे, तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट होगा ना जो कि उसको नीचे की तरफ पुल करना चालू करेगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के साथ में रखा हुआ इंक्लाइन प्लेन, उस सरफेस के साथ कुछ ना कुछ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता होगा जो कि उसको नीचे स्लिप होने से रोकेगा। लेकिन कब तक रोकेगा बेचारा? अगर तुम एंगल बढ़ाते रहोगे, तो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है जो नीचे खींचना चाह रहा है एम जी साइन थीटा, वो तुम्हारा नीचे की तरफ और ज्यादा खींचता रहेगा, तो फ्रिक्शन को भी एक पॉइंट पे जाके ओवरकम कर ही लेगा वो। तो वो पॉइंट जहां पे वो ओवरकम कर लेगा और आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर देगा स्लिप करना, उस एंगल को आप बोलते हो एंगल ऑफ रिपोज। कैसे निकालते हैं? ये थीटा होता है टेन इनवर्स म्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला है। निकालने का तरीका कुछ नहीं, एम जी साइन थीटा जो नीचे की तरफ लग रहा था उसको बराबर कर दिया मैक्सिमम फ्रिक्शन के, तो यहां से आया। क्लियर है सबको? यस सर। बहुत Yes, इजीली समझ में आ भी रहा होगा कि अगर एंगल छोटा है टेन इनवर्स म्यू से, कोई स्लिपिंग नहीं हो, एंगल बड़ा है टेन इनवर्स म्यू से, स्लिपिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नीट में भी आए हुए हैं, तुमने सॉल्व भी किए हुए हैं। जैसे कि एक मान लो एक सेमी स्फेरिकल कोई रखा हुआ है तुम्हारा कंटेनर, और तुम्हारी आंट है, चींटी है, वो चढ़ना चाह रही है ऊपर। तो सवाल आता है ना कि कितना पॉसिबल एंगल बना पाएगी चींटी, है ना, इंसेक्ट कितना जा पाएगा ऊपर, है ना, और किस पॉइंट पे जाके वो स्लिप करना नीचे स्टार्ट कर देगा। तो लेट्स से कि इस पॉइंट तक गया, आपका जो इंसेक्ट है वो इस पॉइंट तक गया, और ये पॉइंट आपका हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाता है। लेट्स से इस पे जो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी है ऑब्वियसली वो आपकी अल्फा एंगल बनाती है, तो ये अल्फा की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? वही लिमिटिंग एंगल ऑफ रिपोज वाले कॉन्सेप्ट से। टेन अल्फा क्या होना चाहिए? म्यू के बराबर। यस अल्फा क्या होना चाहिए? टेन इनवर्स म्यू के बराबर। टेन इनवर्स म्यू एंगल मिला हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से एंगल है लेकिन ये याद रखना, हॉरिजॉन्टल से मिला और आपका इंसेक्ट स्लिप करना चालू कर देगा। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू म्यू, यहां से आ गया कॉट अल्फा इक्वल्स टू 3 और अल्फा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 3। ये दैट इज योर आंसर। आगे चलें, क्योंकि म्यू 1/3 दिया हुआ था, ये सवाल में दिया हुआ था। ठीक है, हाँ भाई आगे चलें, समझ में आया यहाँ तक सब? यस सर। yes, sir. चलो एक एक सवाल सॉल्व कर दो यार, मैंने ये तुमको कराया भी हुआ है पहले, नीट में आया हुआ है, सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स का क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर दो जल्दी से। 1 मिनट आई एम गिविंग यू, इसको इसको सॉल्व करके आंसर बताओ चैट में।
हाँ भाई, आंसर आया किसी का? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. आंसर आया? नो नहीं सर। आया sir. क्या बात कर रहे हो यार, तुमने सॉल्व किया है मेरे साथ ही क्लास में। बोल दो अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा हो तो। करवाया मैंने ये क्लास में? यस सर, करवाया हुआ। कोई तो आया होगा क्लास में तुम में से। यस सर, करवाया हुआ। फिर क्यों नहीं हो रहा है जब क्लास में सॉल्व किया हुआ है? वो क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। क्या दिक्कत हो रही है इसमें, चलो ये बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर नेट फोर्स निकाल ली, एक्सेलरेशन निकाल ली, उसके आगे समझ नहीं आया। सवाल निकलवाना क्या चाहता है तुमसे? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहता है, तो एफबीडी बनाई है आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, Yes, sir. आपको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 2 kg वाले और 1 kg वाले के बीच में। तो सबसे पहले तो आपको एफबीडी बनाना चालू करना चाहिए। एफबीडी आप किस पे बनाओगे आप? आपने बनाया जहां पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। सबसे पहले एफबीडी वहीं बनाया करो जहां पे आपके एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। तो F1 लग रहा है 3 kg वाले ब्लॉक पे, और F2 लग रहा है 1 kg वाले ब्लॉक पे। इज दैट राइट? Yes, sir. ठीक है, एक और बात, मुझे देख के बताना, क्या मैं 3, 2 और 1 इस तीनों ब्लॉक को एक कॉमन मास अज्यूम कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। टू फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, क्या मैं तीनों को एक कॉमन मास अज्यूम कर सकता हूँ? यस सर। क्यों? क्यों? सर क्योंकि एक सिस्टम है। क्योंकि क्योंकि मैं कर इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि करना गलत नहीं होगा बेटा। आपको तीनों ब्लॉक अगर एक साथ रखे होते, 6 kg का एक ब्लॉक होता कॉमन, और उस पर आप नीचे से 60 और ऊपर से 18 लगा रहे होते, तब भी वो सेम एक्सेलरेशन आता है ना। तो ऑब्वियसली आप उसको एक कॉमन सिस्टम अज्यूम कर सकते हो क्योंकि तीनों एक ही एक्सेलरेशन से मूव करने वाले हैं। तो निकालो ना, निकाला किसी ने एक एक्सेलरेशन? यस सर। अगर हम इसको मान लें 6 kg का ब्लॉक, जिसपे नीचे से लग रहा है 60 और ऊपर से लग रहा है कितना, 18 न्यूटन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा, बोलो? 7 7 मीटर सेंटीमीटर 7 meter per second square. 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? क्या बात कर रहे हो? पे 7 आ रहा है। यस सर। बेटा आपको सारे फोर्सेस कंसिडर करने पड़ेंगे। एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है। एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है। क्या कर रहे हो यार, केवल एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। नो सर। कुछ मतलब नहीं है, बॉडी के मास वास का कुछ मतलब नहीं है ना। है सर। भाई तुम तो बहुत टाइम लगाने वाले। एक काम करो, इसको होमवर्क में लो। इस सवाल को आप होमवर्क में लीजिए। आपको इसको सॉल्व करके लाना है। अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, भले मैं जो नया टॉपिक पढ़ाऊं पर इसको डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है? क्योंकि तुम जिस सवाल में ही इतना निकाल दोगे, सर्कुलर मोशन का तो टाइम ही नहीं आ पाएगा। तरीका बताऊं या कर लोगे? सर एक बार एक मिनट देखो। ठीक है, तरीका सुन लो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं। एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले आपको सिस्टम का। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो आपको दो फोर्सेस तो दिख रहे हैं बहुत इजीली। 60 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, 60 न्यूटन का फोर्स आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, 18 न्यूटन का आपको दिख रहा है नीचे की तरफ। लेकिन व्हाट अबाउट दिस 6 kg मास जिसपे लग रहा है नीचे की तरफ mg sin थीटा? mg sin थीटा कितना होगा? 60 इंटू साइन 30। बोलो हाँ या ना? यस। तो इसको भी तो कंसिडर करोगे बेटा, नहीं करोगे क्या? 60 इंटू साइन 30 कितना होता है? 30। दिस विल गो 60 minus 30 minus 18 divided by total mass 6। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? अब बताओ, अब बताओ कितना होगा? पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड नहीं, पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब Yes. तुम एफबीडी बनाना मस्त 1 kg वाले ब्लॉक पे और आंसर आ जाएगा। क्योंकि 2 kg और 1 kg के बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना, तो 1 kg वाले ब्लॉक पे एफबीडी बना लेना, नॉर्मल रिएक्शन मानते हुए आंसर आ जाएगा। ठीक है Sir. यार, ये ऐसे सवाल जो है
हाँ बोलो, इस पे बना लेना एफबीडी। बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। एक्सेलरेशन तो यस। आपका आ गया। एक्सेलरेशन निकलवाया भी इसलिए ये, ताकि 1 kg वाले ब्लॉक पे जब एफबीडी बनाओगे तो एफ नेट इक्वल टू एम ए निकालते वक्त ए की जगह क्या पुट करोगे, इसलिए लगवाया है ना, एक्सेलरेशन इसलिए निकलवाया। चलो आगे चलते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, आपको करने हैं सॉल्व। तो इसको भी कर लेना, या इसको तो कर दो यार, इसको अभी क्लास में कर लो, ये तो हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, 2023 में आया था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है 2 kg के मास का, प्लेस ऑन इंक्लाइन प्लेन सरफेस एसी, शोन फिगर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तुमको क्या निकालना है भाई, नेट फोर्स निकालना है ब्लॉक पे। फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं, फ्रिक्शन वाला सरफेस है, तो इस पे सबसे पहले एफबीडी बनाओगे। हो गया। अरे हुआ या नहीं बेटा। मेरी आवाज आ रही है बच्चों, एम आई ऑडिबल? यस सर। अगर आ गया है तो बताओ आंसर, नहीं आया है तो डिस्कस कर लेंगे। सर 0 आ रहा है। वेरी गुड, कैसे आया? सर mg के कंपोनेंट्स निकाले तो एफ जो है अपर डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपर डायरेक्शन में लगेगा, उसको बैलेंस करने के लिए लाइक mg sin थीटा डाउनवर्ड्स, और फिर फ्रिक्शनल फोर्स के लिए न्यू एन, और एन जो है वो mg cos थीटा होगा, तो ऐसे सॉल्व करके आते। बहुत बढ़िया भाई, आपको ये दिखना चाहिए कि ये जो ब्लॉक है इस पे अब तक तो रट जाना चाहिए कि नीचे की तरफ जो लगता है डाउन द इंक्लाइन प्लेन वो mg sin थीटा लगता है, ये तो आपको रट जाना चाहिए। इसमें तो ऐसा नहीं कि निकालना पड़ रहा है, तो याद होना चाहिए कि नीचे की तरफ mg sin थीटा ही लग रहा है। कोई भी चीज को नीचे स्लिप कराने में जो लगता है, नीचे ले जाने में इंक्लाइन प्लेन में, और ये पता है आपको कि नीचे की तरफ लग रहा है mg, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लगेगा वो mg cos थीटा लगेगा, यस सर। Yes, यस। है ना। तो जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा इस ब्लॉक को, वो कितना मिलेगा, mg cos थीटा के बराबर ही मिलेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब सिंस ये जाना चाहता है नीचे, लेफ्ट की डायरेक्शन में नीचे जाना चाहता है ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको फ्रिक्शन पीछे की तरफ रोकना चाहेगा, विच विल बी म्यू एन, और म्यू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इनटू mg cos थीटा। ये समझ में आया? यस सर। दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दो, क्योंकि यही तो बोलना चाह रहा है, ये नेट फोर्स निकालना है आपको, तो नेट फोर्स यही होगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पर अगर आपको अज्यूम करना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है नहीं मूव करे, है ना, तो आप क्या करोगे, mg sin थीटा को म्यू mg cos थीटा के इक्वल कर दोगे। अच्छा, म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3, 1/√3 दे रखी है, ठीक है। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 10 थीटा इक्वल्स टू 1/√3। इस इक्वेशन से आ रहा है ना, यस। इस इक्वेशन से आ रहा है ना, mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। दिख रहा है सबको? mg से mg कटा तो टेन थीटा कितना आ गया, म्यू, यस सर। है ना। बैलेंस करा ना हमने दो सारे फोर्सेस को इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, तो टेन 30 शुड बी इक्वल टू म्यू। अगर ऐसा है तो आपका नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, यस सर। और म्यू की वैल्यू भी क्या दे रखी है सवाल में, 1/√3। तो इससे पता चल रहा है कि नेट फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है, इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में क्या है, नेट फोर्स 0। तो आंसर क्या आ गया, 0। ये समझ में आया सबको? यस यस। सर। बाकी सवाल आपके गृह कार्य के लिए हैं।
कृपया इनको सॉल्व जरूर करें, नहीं सॉल्व करेंगे तो आपका ही नुकसान है। कोई डाउट आता है आप जरूर पूछें। कुछ सर्कुलर मोशन की बेसिक चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इनको पढ़ के भी समझ सकते हो, बट मैं थोड़ा सा आपको हिंट देके चला जाता हूँ। ठीक है, हिंट देके मतलब एक बार रिवाइज करा के चला जाता हूँ जल्दी जल्दी। काइनेमेटिक्स जो है सर्कुलर मोशन की, वो बेसिकली ये बताती है कौन कौन सी चीजें यूज होने वाली हैं इसमें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यू ऑलरेडी नो, एंगुलर वेलोसिटी यू ऑलरेडी नो, है ना, पता है ना सबको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होता है। यस रेडियंस और रेडियन पर सेकंड में मेजर किया जाता है। कि जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी होते हैं वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी होते हैं ना। सर्कुलर मोशन में जब हम बात करते हैं तो एंगल्स आ जाते हैं, है ना। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम से, और इंस्टेंटेनियस निकाल देते हैं डी थीटा बाई डी टी से। ये तुम्हें पता है ऑलरेडी। एंगुलर एक्सेलरेशन जो एक नया टर्म है, नया टर्म एज इन दोनों के बाद का टर्म, वो भी क्या बन जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे आपका एक्सेलरेशन बन जाता है डीवी बाई डी टी, वैसे ही अल्फा बन जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो सबको समझ में आ रहा होगा ये जो यू वी ए टी, ये जो चीजें थी ये सिमिलर चीजें यहीं पे दिख रहा है सबको। यस सर ओमेगा आई, ये ओमेगा फाइनल हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा अल्फा हो गया है ना। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आर बन गया है, रेडियस जनरली, है ना, या फिर आप कुछ और भी ले सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन जनरली हम आर ही लेते हैं। तो आपको अगर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप बताना हो तो आप क्या बताओगे, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, आर क्रॉस ओमेगा होता है जनरली, बट ऑब्वियसली हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलर फॉर्म में लिखना अगर चाहें तो dv बाई डी टी हो जाता है आर ओमेगा बाई डी टी। तो आपका दो एक्सेलरेशन यील्ड करता है, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल सबको पता है, अलोंग द टेंजेंट लगेगा, अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ में, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सेलरेशन रीजन होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी नॉर्मल डायरेक्शन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो कि होता है अलोंग द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, सॉरी। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि सेंटर की डायरेक्शन में भी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। तो हम दोनों का फॉर्मूला याद रखेंगे हर हालत में। एक होता है आर अल्फा विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है सेंटर के अलोंग भी, सेंटर की डायरेक्शन में भी, तो फिर ए सी को क्या लिख देंगे हम, वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। ये तीनों फॉर्मूले पता है क्या जो ग्रीन से लिखे हुए हैं? यस सर यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दो तरह के सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें एंगुलर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, तो v भी कांस्टेंट रहेगा आपका, और देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, at की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अलोंग द सेंटर तो अभी भी डायरेक्शन चेंज करेगा ना, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ सर्कल। समझ में आती है बात सबको? ये नॉर्मल Yes. एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सेंटर के अलोंग तो डायरेक्शन चेंज कर ही रही है वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना? यस सर। अदरवाइज सर्कल में कैसे घूमेगा? सर्कल में घूम ही नहीं पाएगा, फिर तो एक ही लाइन में जाता जाएगा। अगर सेंटर के अलोंग भी डायरेक्शन, सेंटर के टुवर्ड्स भी अगर वेलोसिटी ने डायरेक्शन बदला नहीं तो, है ना, स्पीड ने डायरेक्शन बदला नहीं तो दैट्स व्हाई देयर इज सम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आंसर मतलब वो फॉर्मूला वही होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ, एटी की वैल्यू 0 होती है यूनिफॉर्म में, ये बात याद रखना, क्योंकि आपका ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपका ओमेगा कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो एटी 0 हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहता है, तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, एटी भी एग्जिस्ट करेगा, एन भी एग्जिस्ट करेगा। तो फिर आंसर हमें ऐसे निकालना है। आगे चलते हैं। अरे समझ में तो आ रहा है ना, ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। Yes. यस सर यस सर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
में अल्फा कांस्टेंट होता है एक केस में, और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो भी होता है जिसमें अल्फा कांस्टेंट नहीं हो। दोनों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फॉर्मूले आपके जो हैं बिल्कुल इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह सिमिलरली यहाँ पे भी लिखे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एनालॉगस होते हैं दोनों। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेंशन्ड है, इनको पढ़ लेना। दीज आर जस्ट नोट्स जिनको आपको पढ़ना है, और मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि अप्लाई भी कैसे करना है। तो हो जाएगा बेटा, ये डिस्कशन की कोई गुंजाइश तो नहीं है इसमें, है ना? एक बार गो थ्रू जरूर करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है सेंटर अलोंग द सेंटर, सॉरी टुवर्ड्स द सेंटर, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। mv²/r इसकी वैल्यू होती है। ये सवाल में बहुत ज्यादा यूज हो जाता है क्योंकि ऐसे सवाल बन जाते हैं जिसमें कि जैसे कि आपने सेंटर से एक बॉब को, पेंडुलम बॉब को बांध दिया है और आप उसको सर्कुलर मोशन करा रहे हो, तो अलोंग द सेंटर आपका टेंशन लगेगा। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? Yes, sir. तो जो टेंशन है वो ही कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स में भी, विच इज mv²/L या m⍵²L। और पेंडुलम बॉब पे भी सवाल बन जाते हैं, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई? यस सर। कोनिकल पेंडुलम पे भी सवाल बन जाते हैं, तो उसके भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किए हैं, तो इसको भी पढ़ लेना। भी कुछ ऐसा अलग से डिस्कशन की जरूरत नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे हमने सूडो फोर्स पढ़ा था, उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल भी फोर्स होता है। जो ऑब्जर्वर होता है वो भी मूव कर रहा है ऑब्वियसली, तो उस पे भी वो भी एक फोर्स फील करेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील करता है ऑब्जर्वर, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। उसकी वैल्यू सेम होती है जितनी सेंट्रीपिटल की होती है, विच इज mv²/r। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो आपका पार्टिकल रेस्ट पे ही होता है, जैसे कि हमने अभी उसमें भी देखा था सूडो फोर्स में, लेकिन उसको फोर्स जो फील हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, वो हो रहा है mv²/r। यानी कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है जो हमने पढ़ा था। तो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता नहीं है एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट्स अ फीलिंग, फील होता है आपको। तो ये सूडो फोर्स है। ठीक है भाई? यस सर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कि एक्सप्लेन अलग से करनी पड़े, क्योंकि ये मैथमेटिकल है पूरा गेम। आपको बस पार्टिकल को एनालाइज करना है अलग अलग जगह पे, एफपीडी बना के इक्वेशन लिखनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वर्टिकल से, सॉरी सेंटर से आपने एक बॉब को एक्सटेंड कर दिया है और इसको आप घुमा रहे हो अलोंग द सर्कल। तो अलग अलग पॉइंट पे क्या इक्वेशन बनेगी या क्या वैल्यू आएगी टेंशन की या वेलोसिटी की, वो निकालने के लिए हम ये इक्वेशंस लिखते हैं। एफ नेट इक्वल टू एम ए यूज कर रहे हैं हम, कुछ और कुछ यूज नहीं कर रहे। जैसे कि हम ए पॉइंट पे देखें, एक बता देता हूं मैं। तो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है एम जी, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन, और ऑब्वियसली नेट फोर्स हो जाएगा टी माइनस एम जी। दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अलोंग द टेंशन जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसलिए क्या बन जाएगा ये mva²/r। ये समझ में आया सबको कैसे लिखा? यस सर। सेम तरीके से आप बी, सी या और किसी पॉइंट पे भी लिख सकते हो। इसमें एक और इक्वेशन आपकी बनेगी, mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ mva² माइनस हाफ mvb²। क्या इसको देख के बता सकते हो आप ये किस चीज की इक्वेशन? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, किसी पॉइंट पे ए पॉइंट से मान लो सी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क हुआ है, दैट हैज टू बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू बी या ए टू सी, जिस भी पॉइंट पे आप बात कर रहे हो। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। तो केवल टेंशन की या एफ नेट इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन से आंसर नहीं आते, क्योंकि वेरिएबल ज्यादा होते हैं ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज करनी पड़ती है। तो तुम्हें मैंने पहले ही बताया कि वर्क एनर्जी थ्योरम आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जितना शायद कुछ भी नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन देगी हर सवाल में। जब आपको कुछ नहीं दिखेगा ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आएगी बिल्कुल बचाने एकदम। ठीक है, चले आगे चले। Yes, sir. बस इसमें ये r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का जो टर्म है ना, mgh लिखते हो ना तुम, तो ये r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का टर्म है, इसको कैलकुलेट करना सीख लेना। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसको देख लेना, आ जाएगा समझ में। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पेंडुलम बॉब का, उसके कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। अगर जैसे कि अगर आपने इनिशियल स्पीड u दी, l लेंथ का बॉब था पेंडुलम बॉब, और u स्पीड दे दिया आपने उसको जो कि थी √2gl के बराबर या उससे कम,
तो कहां तक बॉब जाएगा, इस पे सवाल बनते हैं। तो डिस्कस करने का तरीका क्या है सॉल्व करने का, कि जितनी गेन हुई है पोटेंशियल एनर्जी में ऊपर जाने में, ये ऊपर जाने में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, उतनी ही लॉस होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी, कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है यहाँ पे जिनकी वजह से, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन जीरो है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, बोलो, कंजर्व। कंजर्व। तो उसको यूज करेंगे, mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आपका हुआ गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर आपका हुआ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो मानते हुए, तो कॉस थीटा की वैल्यू आई कुछ ऐसी, और थीटा आ गया आपका 90 डिग्री। अगर आप u इक्वल्स टू अंडर रूट 2gl की स्पीड से फेंकोगे आपके बॉब को, तो कहने का मतलब ये है कि ये इस पॉइंट तक जा सकता है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगर आप कम करोगे स्पीड, जैसे कि आपने रूट जीएल ही दी, 2gl से कम है ना, तो ये 60 डिग्री पे जाएगा, यानी कि यहीं पे जाके वापस लौट जाएगा। इस समझ में आया सबको फंडा? तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप अलग अलग पॉइंट तक जाने का मतलब केसेस निकाल सकते हो। जैसे कि अगर अंडर रूट 5gl से ज्यादा दे दी या बराबर दे दी, तो पूरा सर्कल कवर हो जाता है, क्योंकि अगर एक बार टॉप पॉइंट पे पहुंच गया तो फिर तो पूरा सर्कल कवर कर ही लेगा वो, राइट। अगर यहाँ टॉप पॉइंट पे भी पहुंच गया वो और उसके पास भी स्पीड जीरो नहीं हुई, आपकी टेंशन है ना, जीरो अगर आपकी हुई तो वापस नीचे गिर जाएगा, नहीं हुई तो आगे चला जाएगा, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा अगर आपने उससे ज्यादा दे दी तो अंडर रूट 5gl से। ठीक है, तो ऊपर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पहुंचाने का तरीका क्या है, रूट 5gl स्पीड दे दी जाए। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यहाँ पे इसके पास कुछ स्पीड रहेगी, ये कारण है कि ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। अगर यहाँ पे स्पीड भी जीरो हो जाती इसकी, अगर v2 जीरो हो जाता ऊपर जाके भी, तो ये नहीं कवर कर पाता सर्कल, गिर जाता नीचे ये, है ना। लेकिन सिंस इट हैज सम स्पीड, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू कवर द कंप्लीट सर्कल। कुछ और केसेस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। जैसे कि अगर बीच में रखें तो कहाँ तक जाएगा, क्या रहेगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ तक बीच में जाता है और फिर यहाँ पे इसका ट्रेजेक्टरी बदल जाता है पूरा, ना, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ये नीचे आ जाता है। तो उसके कुछ केसेस हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक केस लाइट रॉड का भी लिया है मैंने। बॉब नहीं हो, अगर मतलब एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ बॉब नहीं हो, रॉड से बंधा हुआ बॉब हो, तो फिर उस केस में अंडर रूट 4gl में ही काम चला जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है सर्कल। तो ये भी एक केस है, याद रखना। अब ये कुछ नोट्स है जो मैंने आपको केवल रीडिंग पर्पज से दिखे हैं। जैसे कि टर्निंग ऑफ रोड्स या बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ाया था ना मैंने, यस सर। बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ाया था ताकि हमें एक्स्ट्रा फ्रिक्शन मिल सके, है ना। बैंक कर देते हैं हम रोड्स को ताकि हमारी गाड़ी गिरे नहीं, है ना। जब हम टर्न लेते हैं तो टर्निंग हो पाए ढंग से, पढ़ा था ना मैंने कि अगर जब हम पहाड़ों पे चला रहे होते हैं गाड़ी या कहीं टर्न्स में चला रहे होते हैं गाड़ी, तो हमारी गाड़ी को क्या है, गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। फ्रिक्शन मिल नहीं पाता, अप्रोप्रिएट फ्रिक्शन नहीं मिल पाता, स्पीड में होती है गाड़ी को। तो उस केस में क्या करते हैं हम, प्लेन रोड की जगह थोड़ा बैंक कर देते हैं रोड को, बैंक यानी उठा देते हैं। उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा फ्रिक्शन मिल जाता है हमें, जिससे गाड़ी हमारी इजीली टर्न कर पाए। ये कॉन्सेप्ट है, याद आ रहा है, कुछ पढ़ा था ऐसा? यस। ठीक है, तो हैव अ रीड, एक रीडिंग लगा लेना इसकी। कुछ जो फॉर्मूले इसके वो आपको याद रह जाए, बहुत बढ़िया बात है। कि सवाल आ जाते हैं कभी कभी, जैसे मिनिमम कितनी वेलोसिटी होगी जब आपका फ्रिक्शन भी हो और बैंकिंग भी हो रखी हो, तो आंसर होता है आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। म्यू ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और थीटा वो एंगल है जिसपे तुमने बैंकिंग करी हुई है। ठीक है, ऐसे सवाल आ जाते हैं, फॉर्मूला याद होने से डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो हो सकता है आप डिराइव भी कर लो। सजेस्ट तो मैं यही करूंगा कि आप फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, एक सवाल इस पे वो कर लेना। अब मुझे ये बताओ, किसी भी चीज में कुछ डाउट है क्या, या कुछ पूछना है क्या? जो हमने पढ़ा है आज 3 टॉपिक, उनमें से किसी भी चीज में कुछ पूछना है क्या? हाँ मुस्कान। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन डाउट से डाला था। ओके, एक बार मुझे आपने पर्सनली भेजा था या ग्रुप पे भेजा था? सर पर्सनली। ठीक है, मैं देखता हूँ बेटा, आई ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। जिसका भी जो भी डाउट्स है ना, वो मेरे को एक बार पिंग कर दिया करो दोबारा। जैसे आप भेजो ना कभी, तो आप एक बार पिन कर दिया करो, क्योंकि होता क्या है कि क्लासेस के चक्कर में मैं भूल जाता हूँ। आपकी चैट नीचे चली जाती है काफी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट भेजते हैं ना बेटा। तो आप एक बार मुझे पिन कर दिया करो कि सर ये डाउट था, तो मैं आपको बता दूंगा टाइम से। ठीक है बेटा? ओके सर। सर दिस पीडीएफ गोज फॉर। हाँ जी, इसका कर देना,
पिछला जो लेक्चर था उसका और अभी का पीडीएफ तो शेयर किया था मैंने, सर PDF शेयर नहीं उसमें है? आई नहीं, जो टेस्टिंग प्लानर है उस पे देखा था तो टेस्टिंग आई प्लानर पे मैंने आज ही डाला है, वो आप देखो अभी आ गया होगा नहीं। ओके उस पे, आपकी शीट पे, ठीक है, तो वो देख लेना।